चलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शायद पता होगा, ऋषभ मिश्रा है। तो फिर आज का लेक्चर देखते हैं। सेकंड लेक्चर है बैंकिंग अवेयरनेस का। जैसा मैं देख रहा हूँ कि नोट्स बहुतों के पास होंगे, दिखाई दे रहा है। आ, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ स्टार्टिंग में कि नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। मेरे को पता है, यहाँ पे नहीं पता है क्या नोट्स का इंपॉर्टेंस है। तो मैं फर्स्ट ईयर जब स्टार्ट किया था, मुझे पूरी दूसरी बुक्स बताई गई थी यूपीएससी के प्रिपरेशन में। जब मैंने स्टार्ट किया था तब फर्स्ट ईयर में किसी ने, जब फर्स्ट पहला साल था, कुछ नया पता नहीं था, तो किसी ने और नोट्स बताए थे, किसी ने और नोट्स बताए थे। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हो गए हैं। दो तीन रद्दियाँ मैंने बेची है। मेरे को पता चला उसमें से कुछ काम का नहीं था। एट दी एंड तुम्हारे साथ वो ना हो, इसलिए मैं पहले नोट्स दे दे रहा हूँ। तुम अड्डा पढ़ो। मैं मैं खुले में क्लास में बोल रहा हूँ कि तुम अड्डा पढ़ो, समझो तुम्हारे को कितना समझता है। मेरे पास आओ, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आ गए तो बहुत अच्छा। मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि नोट्स की जो वैल्यू है ना, वो आज नहीं समझेगी। जब फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, सेकंड अटेम्प्ट होगा, थर्ड अटेम्प्ट होगा, फिर पता चलेगा तुमने बहुत सारे सोर्सेस चेंज कर दिए हैं और तुम्हारे हाथ में वैलिड कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। और जब तक एक ही नोट्स बार बार नहीं पढ़ोगे ना, तो कंसोलिडेट नहीं होगा और उसकी अहमियत भी नहीं रहेगी। आज पहला क्लास है, मतलब जब तुम्हारे पास नोट्स है, तो आज देखो कि नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है और मैं क्यों बोल रहा था। चलो देखते हैं हैप्पीली। तो देखिए, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे आज। शशिकांत दास का नाम सबको पता ही है मोस्टली। तो शशिकांत दास, ऐसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि शशिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है एट प्रेजेंट? 25th गवर्नर। देखिए, अभी हम क्लास में क्या करेंगे, कोई एक पर्सन ही आंसर देता है, इसलिए आंसर मत दो, हाथ खड़े करना। मैं आंसर पूछूंगा, तब मतलब मैं बोलूंगा कि भाई तू आंसर दे, और फिर आंसर दीजिएगा। और जिसका आंसर सही रहेगा उसको एक मेलोडी मिलेगी। मैं इतना मैं इतना ही खर्चा कर सकता हूँ। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। शशिकांत दास 25th गवर्नर है, बराबर बोला मेरे भाई ने। एक मेलोडी है तेरी। तो फिर 24th गवर्नर कौन थे? हाथ खड़े करके, भीड़ में न चलो। उर्जित पटेल थे। तो फिर उसके पहले रघुराम राजन थे। एक स्टोरी बिल्डअप करना मेरे को सही लगता है, क्योंकि प्लेटो एक चीज बोलता था, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। वो बोलता था कि 20 साल की उम्र तक बच्चों को सिर्फ स्टोरीज पढ़ाओ बोले, क्योंकि उनको एग्जैक्टली चीजें समझेंगी। उसके इतना भी थेरोटिकल पढ़ा लो, कंसेप्चुअल पढ़ा लो, दिमाग में नहीं जाने वाला, स्टोरीज ही याद रहने वाली। यहाँ पे बैठे हुए लोगों को रामायण याद है, महाभारत याद है, पर जो माइनस माइनस प्लस होता है बहुतों को नहीं पता है, सर क्लास में पढ़ाते हो। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो शशिकांत दास पता है आपको कौन है, पर्टिकुलरली उनका थोड़ा बैकग्राउंड? मुझे पता है एकदम से ये बैंकिंग अवेयरनेस के, मतलब एकदम पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, पर एक स्मूथ वे में चलने के लिए, एक क्लास को स्टार्ट करने के लिए देखते हैं कि शशिकांत दास कौन है। आपको कौन लगता है, कौन है? कुछ, हाँ, और कौन बता सकता है शशिकांत दास कौन है? ये छोड़ो, वो एक, हाँ, एक आईएएस ऑफिसर है, एक्स आईएएस ऑफिसर है। तमिलनाडु कैडर था उसका। तो ये एम्फोसाइज करने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि उनके पहले उर्जित पटेल थे, उर्जित पटेल के पीछे रघुराम राजन थे, 23rd गवर्नर, गवर्नर अपने आरबीआई के। पर रघुराम राजन का और गवर्नमेंट का नहीं पटा एट दी एंड, क्योंकि उनको जो मॉनेटरी पॉलिसीज वो लाना चाहते थे, गवर्नमेंट और इनके बीच में क्लैशेस हो रहे थे। उसके बाद में उर्जित पटेल को लाया गया। टू बी फ्रैंक, 3 साल का एक टेन्योर होता है आरबीआई गवर्नर का, और पहले 5 साल था, फिर अभी 3 साल कर दिया गया, और वो बढ़ा सकते हैं एट दी एंड। तो रघुराम राजन को प्रॉपर 3 साल के बाद में निकाल दिया गया था कि भाई ये आदमी को नहीं चला सकते, क्योंकि ये क्लैशेस हो जाएगी आखिर में। फिर उर्जित पटेल आए, वो 2 ढाई साल लगभग चले, 2 साल 98 डेज वगैरह। उसके बाद में शशिकांत दास था। शशिकांत दास का 2018 से टाइम चालू हुआ है, और 2021 के अंदर उनको 3 साल बढ़ा के मिल चुके हैं। तो मैं ये बोलना चाहता था कि वो सिविल सर्वेंट है, उन्हें पता है कि चीज़ें कैसे गवर्नमेंट के साथ मैनेज करना चाहिए। बाकी लोगों को वो उतना बैलेंस नहीं चलता है, तो फिर चीज़ें उतनी स्मूथली नहीं चलती है। और मॉनेटरी पॉलिसी में और जो फाइनेंस पॉलिसी रहती है उसमें एक, क्या बोलते हैं, बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो चीज़ें सीधी नहीं जाने वाली। चलो।
ये स्टोरी थी इसके पीछे। तो फिर देखते हैं आगे का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको क्यों लगता है कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो एक सेंट्रल बैंक है ना, तो वो अभी अभी आनी चाहिए थी एग्जिस्टेंस में, क्योंकि एक सेंट्रल बैंक है, उसकी जरूरत इंडिपेंडेंस के बाद में थोड़ा लगना चाहिए था। तो वो पीरियड में 1926 में एक कमेटी बैठाई गई थी, हिल्टन कमीशन, पता होगा लोगों को। मैं उसके पीछे भी एक चीज है बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो 1926 में एक कमेटी बैठाई गई थी प्रॉपर, कि भाई ऐसी कोई बॉडी, मतलब हिल्टन कमीशन वगैरह, कि भाई ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए सेंट्रल लेवल पे। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों आई गई थी वही टाइम पे 1926? थोड़ा सोचिए। थोड़ा सोचिए, मतलब थोड़ा सोच के देखो उसके आगे पीछे कुछ हुआ था क्या जिसकी वजह से 1926 में इसका इम्पोर्टेंस है। और इसके बाद आपको नोट्स का इम्पोर्टेंस समझेगा 1926 में क्यों हुआ था। अब मेरे को पता है यहाँ पे बहुतों को नहीं पता होगा, पर जब आपको ये चीज पता चल जाएगी ना, तब आपको पूरा साइकिल समझेगा कि ये 1926 में ही क्यों आया था। देखो अभी नहीं पता है, मैं बता दूं, मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी रटा है। तो 1926 में इसलिए आया था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद में दिखाई देती थी कि इकोनॉमिक टर्मोइल बहुत बढ़ गया था, मतलब चीजें सही से जा नहीं रही। एकदम ऐसा हो गया था कि भाई फाइनेंस की बुरी हालत थी, पोवर्टी एकदम ज्यादा हो गई थी। और ब्रिटिशर्स एकदम, मतलब एकदम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ है यार, किसने कभी नहीं देखा है कि वर्ल्ड वॉर एकदम चल रहा है तो बंदूक सब चीजें, और लाखों में पैसा लग रहा है। और उसके बाद में पता चल रहा है कि एक, मतलब सोने की चिड़िया जिसे इंडिया को कहा जाता था, वो एकदम खोखली हो चुकी है, जिससे फाइनेंस हम जुगाड़ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ब्रिटिशर्स अपने से बहुत ज्यादा लूटते थे। तुमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह में, बहुत ज्यादा लूटा जाता था। पर एक पॉइंट पे ऐसी स्थिति आ गई थी अपनी कि वो हमसे उतना लूट नहीं पा रहे थे जितना लूटना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो गया था उस टाइम पे। उन्होंने पूरी जो इकोनॉमी थी इंडिया की, पूरी एकदम ऐसी खत्म कर दी थी उन्होंने कि भाई अब कुछ नहीं बचा इस इकोनॉमी में ऐसा निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो एकदम ऐसा स्टॉप आ गया था एक पॉइंट का। ठीक है, सोचिए अगर एक पॉइंट का ऐसा स्टॉप आ गया और जितना एक्सट्रैक्ट करना चाहिए उतना अपन किसी कंट्री से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, फिर उस टाइम पे 1926 में एक रॉयल कमीशन आया था, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन ने मतलब किया था, लीड किया था, इसलिए उसे हिल्टन कमीशन पूछा जाता है, बोला जाता है। पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उनको सबको पता है आईबीपीएस को कि भाई सबको हिल्टन कमीशन पता है, पर बहुतों को यहाँ पे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ये नाम नहीं पता होगा। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों है। एक स्टोरी बिल्डअप मैनर में चीजें चलेगी, बी विथ मी। पहला जो क्लास है मैं उसके भी क्वेश्चन पूछूंगा और फिर चीजें देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा शांत बैठो, एकदम ऐसे घबराए हुए क्यों बैठे हो तुम? शांत एकदम लाइटली। पर ये क्लास होने के बाद में है ना, पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगा आपका। मैंने मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह जो भी है, जो भी चीजें हो सकती है आईबीपीएस में पूछी जा सकती है वगैरह, वो पूरे एक लीनियर वे में ना करते हुए एक स्टोरी वाइज मैनर में किए। सिर्फ बी विथ मी। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक सेंट्रल बैंक बोला जाता है, क्योंकि ये बाकी बैंक्स जो है उसके रेगुलेशंस वगैरह काफी चीजों पे ध्यान देता है, और बहुत सारी चीजें इसके पीछे जिस वजह से उसे सेंट्रल बैंक बोला जाता है। इट इज ओन्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसा कुछ ना कुछ वो डालेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आ सकता है, जिससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, पर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही है। अब ये रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट करती होगी इंडियन बैंकिंग सिस्टम वगैरह, ये सब चीजें देखी है हमने। अब ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी बॉडी बनती है तो उसके पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे आप यहाँ क्लास में आए हो तो आपका भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है कि भाई पर्टिकुलरली मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, बैंकिंग अवेयरनेस हो जाए। तो ये बॉडी बनने के पीछे भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स वगैरह, टू मेंटेन रिजर्व विद व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी होनी चाहिए भाई इकोनॉमी में, वो चीज की वजह से। बाद में क्रेडिट एंड करेंसी, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह सब चीजें। आपको क्या लगता है इकोनॉमी में जब अपन देखते हैं कि भाई प्राइस एकदम चीजों का बढ़ जाता है, तो फिर एकदम से गवर्नमेंट डर जाती है कि भाई अब इलेक्शन में वोट कौन करेगा, तो गंदी हो जाती है ना चीजें।
तो फिर एकदम प्राइस स्टेबिलिटी ये मेन मकसद है उसका, ये चीज याद रख के चलो। सिर्फ फाइनेंस पॉलिसी जो है, आपको पता है ना फाइनेंस पॉलिसी कौन लाता है, हाथ खड़े करके। और अब आपको पता है, सिर्फ थोड़ा सोचो, फाइनेंस पॉलिसी कौन लाता है? तू छोड़ के मेरे भाई, तेरे को पूरे 20 देना पड़ेगा नहीं। हम पता है आपको फाइनेंस पॉलिसी। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि एकदम बेसिक से सब चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा सिर्फ मेरे साथ रहना, उबासी वगैरह मत लेना, हो जाएगी चीजें, इतना कुछ हार्ड नहीं है इकोनॉमी। सिर्फ थोड़ा सा साइकिल आपकी आपको ही चलाना है, तो पैडल पे पैर रखने का दम रखना। ठीक है। फाइनेंस पॉलिसी है ना गवर्नमेंट लाती है, निर्मला सीतारमन जी। हाँ, तो आपको पता था? मैं बोल रहा था ना। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें पता होती है, सिर्फ बोलिए। क्या होता है कि जब हम बोलते हैं ना, तब क्लास में अपना मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है, और इन्वॉल्वमेंट होने के बाद में हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। एक कवि है, वो बहुत सही चीज बोलते हैं कि मतलब उसको पूछा जाता कि भाई अ, ये जो लोग है ना, बोलते हैं मतलब एक कवि सम्मेलन रहता, वहां पे बहुत लोग आए रहते, तो कुछ लोग है ना, वो कविता सुन के एकदम ऐसे हो जाते कि भाई क्या बोल रहा है, रिलेट हो रहा है चीजें, एकदम ऐसा हो रहा है कि भाई बहुत सही बोल रहा है भाई सामने वाला। और कुछ लोग ऐसे हो जाते क्या बोल रहा है, क्यों सुन रहे हैं हम इसका, और 1 घंटा पकाएगा ये। कुमार विश्वास को सुनने के लिए बहुत लोग बैठते हैं, पर बाकियों को नहीं बैठते हैं। क्यों नहीं बैठते होंगे, आपको क्या लगता है? अरे क्या होता है, एक चीज बोली थी, एक कवि थे, शायर थे, मेरे को नाम नहीं पता। जब कोई आदमी किसी चीज में अपना प्रतिबिंब देख लेता है ना, बोलते हैं, तो इसलिए वो चीज, मतलब उस चीज से वो रिलेट करती है, इसलिए वो सुनता है, बोलते हैं। यहाँ पे बहुत लोग जाकिर खान को सुनते होंगे, है ना? क्यों? तो सख्त लौंडा, ये वो सब चीजें, मतलब वो जो बोलता है वो रिलेट होता है, फिर एकदम एंगेज हो जाते हैं। उसने अभी बहुत सारी चीजें की थी, जैसे उसके फादर के ऊपर उसने बोला था, उसके दादाजी के ऊपर उसने बोला था, वो तो बहुत लोग ऐसे रोए हैं उसके इसमें। तो पर्टिकुलरली जब कोई हमारी हिस्से की बात बोलता है ना, तो हम उस चीज से ज्यादा एंगेज हो जाते हैं। तो वैसे ही है, पढ़ाई के साथ भी एंगेज करो कहाँ ना कहाँ, तो फिर चीजें स्मूथली चलेगी। ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे बहुत लोगों को यहाँ पे सिर्फ इतना बताऊंगा कि 1934 में एक्ट आया था, 1935 में आरबीआई एग्जिस्टेंस में आया था। पर उसके पहले, जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक टर्मोइल था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, ये सब चीजें चली थी, और उसके वजह से फिर रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस बैठी। जैसे अभी कुछ भी होता है ना, मतलब जैसे कोई भी चीज खराब चलती है कि भाई कहाँ पे क्या बोलते हैं, आतंकवादी हमला हो गया, या फिर कहाँ पे एकदम ऐसे भीषण संग्राम हो गया लोगों के बीच में, तो उसकी वजह ढूंढी जाती है कि भाई क्यों हो रहा है ये चीज, तो या फिर कैसे सुधारा जाए, तो उसके लिए कमेटियां बैठाई जाती है। तो वही चीज ब्रिटिशर्स की अभी के लोग भी फॉलो करते हैं कि भाई हम कमेटी बैठाएंगे, पॉलिटिशियंस बोलते हैं किसी चीज के लिए कि मैं कमेटी बिठाऊंगा, और फिर उस पर बात होंगी, ये होगा वो होगा, सब चीजें। तो वैसे ही इन्होंने भी रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस बैठेगी। अब बहुतों को ये लोड लोड आ रहा होगा कि भाई ये नाम याद कैसे रहेगा, है ना? अब सीधी सी बात है, आरबीआई किससे डील करता है? फाइनेंस से डील करता है। इंडियन करेंसी करेंसी से डील करता है, इसलिए फिर उस हिसाब से ब्रॉड वे में इतना याद रखो कि भाई ये रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस से करके। पहले तो यार तुम ऐसा स्टेबल बैठो एकदम खुशी से। तुम है ना ऐसे मेरे को बहुत डरे हुए लग रहे हो, ऐसे एकदम ऐसे बैठो कि बस पिक्चर चल रहा है, पूरा सुनना है। मैं आखिरी में पूरी स्टोरी लगाऊंगा, मेरे को स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है, तो मैं स्टोरी में हर चीज लाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा ऐसा शांत बैठो। तुम्हारे चेहरे देख के मेरे को ऐसा डर लगता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए, पहले रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस बैठेगी, उसके बाद में फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1934 में एक्ट लाया गया उस चीज के लिए। मतलब प्रोसीजरल डिले पहले से होते आ रहे हैं, अभी नहीं है कि भाई कोई कमेटी बैठाई जाएंगी और फिर 10 साल बाद उस पर बात की जाएंगी, ऐसा नहीं है, पहले से ऐसा होते आ रहा है कि भाई कमेटी बैठाई गई थी, उसके बाद में फिर 10 साल बाद में, उसको लगभग 8-9 साल बाद ध्यान में आया कि भाई सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इसके ऊपर हमने डिस्कस करना चाहिए करके, फिर डिस्कस किया गया। फिर 1934 में ये डिस्कस होने के बाद एक्ट बना, और फिर 1935 में आरबीआई स्वयं आ गए। अब पहले
जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हर चीज का रिलेशन होता है, हिस्ट्री इकोनॉमी से रिलेट होता है। ये तो सिर्फ हमने सेग्रीगेट इसलिए किया हुआ है क्योंकि थोड़ा चीजें अच्छे से चले, कि भाई एक स्पेसिफिक वे में हम याद रखें चीजें। तो अब हिस्ट्री का इसके साथ रिलेशन आता है कि भाई ब्रिटिशर जो थे उनकी जो मेन पावर का सेंटर था वो था कलकत्ता। तो 1937 में पहले उन्होंने कलकत्ता में लाया गया, 35 में कलकत्ता में ही आरबीआई आई। बाद में फिर वो मुंबई में ट्रांसफर हुई 1937 के अंदर, क्योंकि मुंबई सेंट्रल स्टेज पे था उनका। फिर 1949 के अंदर आरबीआई आ गया, जो नेशनलाइज हो गया उस टाइम पे 1949 के अंदर। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी तुमने और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे को बताओ कि एसबीआई कब नेशनलाइज हुआ था? हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके। अरे तुम्हारी बहन, 1955। नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्या बात है। 55 ना? तो 1955 में हुआ था नेशनलाइज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप ये पढ़ रहे हो कि 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ था, तो उसके ऊपर से जैसे आप डायरेक्ट फैक्ट याद नहीं रहने, नॅशनलाइज झालं होतं म्हणजे नॅश हाँ हाँ पण हाँ हाँ आपण बोलू त्याच्यावर, थोडं मला बघावं लागेल कारण मे बी तुझा पॉइंट असू शकतो बरोबर. हाँ हाँ. हम्म. हम्म. नाही नाही नाही, काहीतरी चुकतंय. थांब एक second. कसं झालेला, स्टार्टिंगला 3 प्रेसिडेन्शियल बँक्स आल्या होत्या. फर्स्ट लेक्चर मध्ये या गोष्टी कव्हर केल्या आहेत. 3 प्रेसिडेन्शियल बँक्स आल्या होत्या, ते 1921 मध्ये एकत्र झाल्या आणि 1955 मध्ये नॅशनलाइज झाला. मे बी मी चुकलेला असू शकतो, पण आपण बोलू त्याच्याबद्दल. आतापर्यंत फ्लो तसाच ठेवता, आपण असा विचार करू की 1955 मध्ये नॅशनलाइज झालं. मे बी मी चुकलं असेल, मी कव्हर करले तुला. ओके. पण मेन मकसद असा है कि देखिए 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुई. ओके. अब इस फैक्ट के ऊपर से ये याद रखो कि 1955 में एसबीआई नेशनलाइज हुई है करके, मतलब वो चीजें याद रहेगी, एक लूप में रहेगी चीजें. ओके. और एक नया फैक्ट कि भाई इंडिया ही सबसे पहले कॉलोनी थी जब जिसमें एक सेंट्रल बैंक की जरूरत आन पड़ी. मतलब सोचिए कि इंडिया का कितना बड़ा रोल था ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज में, कि इंडिया को सबसे पहले एक सेंट्रल बैंक मतलब दिया गया कि भाई यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए करके. ओके. अब ब्रांचेस देखेंगे हम कहाँ पे है. तो ब्रांचेस एंड ऑफिसेस ऑफ आरबीआई. तो सेंट्रल ऑफिस, जो मेन ऑफिस है जहाँ पे गवर्नर बैठते हैं मुंबई के अंदर. बाद में फिर जोनल ऑफिसेस है, और 4 जोन्स में डिवाइड किया है. अब बहुतों को ये भी टेंशन आएगा कि भाई जोन्स कैसे याद रखे. तो जैसे कोलकाता अपने ईस्टर्न साइड में, बाद में वेस्टर्न साइड में मुंबई होगा, नॉर्थ में दिल्ली मेन है, और नीचे में चेन्नई मेन है. तो यहाँ पे अगर आपने ऐसे ग्राफ बना लिया कि भाई यहाँ पे ये तो याद रह जाएगी चीजें. अब रीजनल ऑफिसेस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के 22 रीजनल ऑफिसेस है, जो अलग अलग सिटीज में है, और मेनली कैपिटल एरियाज में ही है. वो वहाँ पे की चीजें संभालते हैं. अब आरबीआई मेनली सेंट्रल बैंक थी, जिसने सब चीजें मैनेज करनी थी, एक प्राइस स्टेबिलिटी लानी थी. और मेनली मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रूरल एरियाज में हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है. तो फिर वो स्पेशलाइज डिपार्टमेंट्स लाइक रूरल प्लानिंग एंड और एग्रीकल्चर क्रेडिट, उस पर उनका ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ध्यान रहता है. बाद में फिर ट्रेनिंग सेंटर्स है बैंकर्स के उनके, और ओवरसाइट ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो ये सब चीज़ें वो चलाती है. अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई. अब
सबसे पहले देख लीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, गवर्नर्स है, बाद में डेप्यूटी गवर्नर्स है, और ये ऐसा है। ये याद नहीं रखना है, मैंने एक स्टोर मतलब क्या बोल सकते हैं, एक हायरार्किकल वे में सब चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए ये एक पिक्चर रखा है कि ओके ये ऐसी चीज है करके। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मेन पहला था इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर 21 लोग हैं। ओके। और इसमें कौन कौन से लोग हैं, तो पहले गवर्नर है, फिर 4 उसके डिप्टी गवर्नर्स है, उसके बाद में 10 डायरेक्टर्स है जो नॉन ऑफिशियल है, मतलब वो फील्ड्स के। जैसे अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अब ये प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो उनको इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि इकोनॉमी में चीजें कैसी चल रही है। तो वो पर्टिकुलर फील्ड के जो लोग हैं, स्पेशलाइज लोग हैं, स्पेशलाइज जो लोग हैं उस पर उनका ध्यान होगा। आवाज आ रही है क्या अभी? तो बता दिया करो यार। तो आवाज नहीं आई ना मेरे पीछे तक, मेरे को बता देना, ठीक है। हाँ, तो फिर स्पेशलाइज जो एजेंट लोग हैं, वो उस फील्ड के लोग होते हैं, ठीक है। ये नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर, गवर्नमेंट की तरफ से, और 4 इयर्स का इनका पीरियड होता है। अभी कमिटीज वगैरह है ना, मैं इसमें कोई स्टोरी बिल्डअप नहीं कर सकता हूँ, एक हायरार्किकल वे में इसे ऐसे ही याद रखना है कि वे चीजें ऐसी नहीं करती। बाद में 4 डायरेक्टर्स है रिप्रेजेंटिंग द 4 लोकल बोर्ड्स ऑफ इंडिया, ये वाली चीजें वगैरह है। ओके। अब लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई कहाँ होंगे, जहाँ पे जोनल काउंसिल है। अब लोकल बोर्ड 4 जोनल काउंसिल्स जो इस्टेब्लिश हुए 4 जगह पे, आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में, तो उसके कंट्रोल बाय लोकल बोर्ड फॉर ईच। वहाँ पे लोकल बोर्ड है, हर लोकल बोर्ड जो है वो जोनल काउंसिल को मेनली मैनेज करता है वहाँ के पर्टिकुलर एरिया के। अब मुझे बताइए कि अब ये की फैक्ट्स है, जो फैक्ट है वो याद रखना पड़ेगा। तो फिर आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई कौन सा है? ऑसबॉर्न स्मिथ। अब ये नाम याद रखना पड़ेगा, मोस्टली पूछा जाए नहीं पूछा जाए, पर एक बेसिक वे में याद रखने के लिए मैंने इसका ये ट्रिक निकाला था कि बॉर्न है, BOR है, और स्मिथ है, स्मिथ मतलब हंसी होता है, तो ऐसा सोचिए कि हंसता हुआ बच्चा। तो याद रखिए कि ये पहला बच्चा था जो आरबीआई का गवर्नर बना था, और ये हंसते हंसते बना था क्योंकि आरबीआई का गवर्नर बनता है। फिर बाद में, तो फिर हंसते हंसते बना था वो। अब बाद में फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, तो सीडी देशमुख थे। और एक ऊपरी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखो ये कि मनमोहन सिंह जो है ना, वो पहले मतलब ओनली प्राइम मिनिस्टर है जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। अब थोड़ा बहुत अपनी आईबीपीएस फैक्चुअल वे में चली जाती है, तो अब जो सिंबल है आरबीआई का, वो कैसे याद रखोगे आप? तो जैसे क्या है सिंबल, पहले तो टाइगर है और पाम ट्री है। अब आई कहाँ थी एग्जिस्टेंस में, कब आई थी आरबीआई, मतलब आरबीआई जब आई थी तो वो कौन थे, मतलब स्टेट के अंदर आई थी एग्जिस्टेंस में? कोलकाता में आई थी ना। तो वैसे ही वहाँ पे बंगाल टाइगर है, ये याद रखिए। और बाद में ऐसा सपोज कीजिए कि वो बंगाल टाइगर पाम ट्री के नीचे बैठा हुआ है, तो वो चीज़ याद रह जाएगी आपको। बाद में फिर अब जो सब्सिडरीज है आरबीआई की, वो भी बहुत काम की होती है, कभी कभार पेपर में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे 3 ऐसी बॉडीज है, ये यहाँ पे 4 लिखा है गलती से, तो यहाँ पे 3 कर देना। एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, बाद में दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, और एक नेशनल हाउसिंग बैंक है। अब मेनली आपको क्या लगता है कि ये बॉडी क्यों, क्या जरूरत आनी पड़ी थी? और अगर इसकी स्टोरी याद रही ना, मतलब कि भाई ये क्यों थी करके, तो आपको ये कौन सी ईयर में एग्जिस्टेंस में आई थी, या फिर कब इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो याद रह जाएगा। तो सोचिए एक क्या होता है जब हम ये टर्म पढ़ते हैं ना, तो इसे ही अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ा ना तो हमें आंसर भी मिल सकता है। जैसे डिपॉजिट को इंश्योरेंस इंश्योर करता है, ओके, पहली चीज। और दूसरा क्रेडिट गारंटी देता है कि भाई क्रेडिट जो लोगों को मिलना चाहिए रूरल एरियाज में वगैरह। तो इसके लिए जो एफर्ट्स लगाए जा रहे थे वो स्टार्टिंग फेज में काफी ज्यादा लगाए जा रहे थे। आरबीआई एग्जिस्टेंस में आ गया था, नेशनलाइज हो गया था, वो भी इस चीज के पीछे काम कर रहा था। तो फिर ये जो बॉडीज थी
वो 1978 में क्लब करके, पहले ये दोनों बॉडीज अलग अलग थी, फिर ये दोनों बॉडीज को क्लब करके 1978 में ये एग्जिस्टेंस में आई थी। जैसे आपने देखा होगा सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन कब हुआ था, कौन सा ईयर था? हाथ खड़े करो भाई। हाँ, 1980 में हुआ था। तो वहां से रिलेट कर लेना कि उसके पहले भी ये ऐसे एफर्ट्स हो रहे होंगे कि भाई लोगों को क्रेडिट मिलना चाहिए वगैरह सब चीजें। ओके, तो इसलिए भी ये 1978 में एग्जिस्टेंस में आई थी। और इसके लिए जो एक्ट था, इसका जो एक्ट है वो 1961 का है। और ये इंश्योर हर चीज को करता है, जैसे ऑल डिपॉजिट, सेविंग्स, फिक्स, करंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, सबको जो भी डिपॉजिट है उसको इंश्योर करता है। और इसके पर एक पर्टिकुलर लिमिट है कि ये यहाँ तक ही इंश्योर करेगा, ये कितनी भी अमाउंट आपके अकाउंट में उसको इंश्योर नहीं करता, ये पर्टिकुलरली गरीबों के लिए लाया गया है। तो मैंने जब इसका पहला फैक्ट देखा था, शायद से ये 5 लाख है, मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, पर 5 लाख तक है शायद से, जहाँ तक ये इंश्योर करता है कि भाई कुछ हो गया तो फिर बैंक में ये देना ही देना पड़ेगा, ऐसा है। और इसके पैसे आरबीआई बैंक से वसूल करता है, कस्टमर से नहीं। जो बैंक्स वगैरह है वो इसके लिए जो इंश्योरेंस के लिए पैसे होते हैं ये बैंक्स वगैरह देती है, ये कस्टमर से नहीं लिया जाता कि भाई कंज्यूमर से लिया जाएगा, ऐसा नहीं। अब आपको पता ही है कि भारतीय मतलब अपनी जो आरबीआई, वो बैंक मतलब वो इशू करती है नोट्स वगैरह, सब चीजें सर्कुलेशन में वो लाती है। तो ये जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये 1995 में एग्जिस्टेंस में आई थी। और इससे ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक तो, और ये कंपनीज एक्ट से आई है, एक कंपनी है ये पर्टिकुलरली इसलिए। और 1956 में ये एग्जिस्टेंस में आई थी। बाद में नेशनल हाउसिंग बैंक, जो हमारा सबसे पहला लेक्चर था, मैंने आपको बताया था कि नेशनल हाउसिंग बैंक क्या होता है वगैरह सब चीजें, एक ब्रॉड वे में। जब ये आएगी पर्टिकुलर बॉडी तब मैं और अच्छे से लूंगा, पर अभी इतना याद रखिए कि इसके ऊपर होल जो ओनरशिप है वो आरबीआई की है। अब ये 1990 1988 में एग्जिस्टेंस में है। अब ईयर याद रखते चलिए, जैसे 1980 में नेशनलाइजेशन हुआ था सेकेंड फेज का, फिर 1988 कैसे याद रखोगे? तो ऐसा ब्रॉडली याद करिए कि भाई अब लोगों के पास थोड़ा क्रेडिट आ गया है, उनके पास पैसे आ गए, फिर वो घर बनाने पे ध्यान देंगे एक पॉइंट के बाद में, फिर इसलिए 1988 के अंदर ये वाली बॉडी की जरूरत आनी पड़ी थी करके, ऐसा याद रखिए। अब फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बॉडी है, उसके बहुत सारे फंक्शंस होते होंगे। अब पहले जो हमने अभी तक चीजें देखी वो एक कहाना का एक फैक्चुअल वे में थी। अब धीरे धीरे कंसेप्ट आएगा तो फिर मजा आएगा, तब देखते हैं चीजें। तो मॉनेटरी अथॉरिटी है, हम पर्टिकुलरली टर्म्स देखेंगे कि मॉनेटरी अथॉरिटी ही क्यों बोला जाता है, इश्यू ऑफ करेंसी, बाद में बैंकर्स बैंक क्यों बोला जा रहा है, डेवलपमेंट फंक्शंस क्यों बोले जा रहे हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे आएगी। पहले मॉनेटरी फंक्शन देखते हैं। मॉनेटरी फंक्शन मतलब क्या लगता है आपको, क्या होगा आरबीआई का? टूल्स के बारे में बात करेंगे हम, पर मॉनेटरी फंक्शन क्या होता है? मॉनेटरी मतलब मनी रिलेटेड है, ये ब्रॉडली पता है आपको कि भाई मनी रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। पर और क्या हो सकता है आपके हिसाब से मॉनेटरी फंक्शन किसी चीज के? सोचिए, जब तक सोचोगे नहीं इकोनॉमी नहीं समझने वाला, तो सोचिए कि मॉनेटरी फंक्शंस क्या हो सकते हैं। आरबीआई क्या कर सकता है मनी के साथ में? जैसे इश्यू कर रहा है वो बैंक, नोट्स वगैरह करेंसी सर्कुलेशन में रहता है, बाद में फिर बहुत सारी चीजें उसके पास टूल्स है इस चीजों के लिए, तो वो देखते हैं। मॉनेटरी फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, पहले तो ये इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स है। अब क्या हो सकता है, आरबीआई है ना, आपको एक्सेप्शंस में फंसा सकता, मतलब जो आईबीपीएस है आपका, वो आपको एक्सेप्शंस में फंसा सकता है। मुझे ये बताइए कि आरबीआई जो भी नोट्स इशू कर रहा है वो सबके सबके उसी की प्रिंटिंग प्रेस, मतलब वही बना रहा है क्या पर्टिकुलरली? मतलब आपको क्या लगता है जो 1 रुपए का कॉइन है, और 1 रुपए मतलब जो भी कॉइन्स है हमारे, और जो 1 रुपए की नोट है, वो पर्टिकुलरली कौन ला रहा है मार्केट, मतलब अपने इधर? हाथ खड़े कीजिए, बताइए। हाँ, देख के बताए। अरे पता है, ओके, ठीक है, तो वो आर गवर्नमेंट खुद ला रहा है। ओके, और बाकी की जो चीजें है मार्केट में, जितने भी डिनोमिनेशंस के नोट्स निकल रहे हैं वगैरह सब चीजें, वो आरबीआई ला रहा है। ओके, तो ये चीज थी।
अब ये देखिए, जो आरबीआई पैसे इशू करता है वो ऐसा तो नहीं है कि भाई एकदम मन में, आपको क्या लगता है इतने लोग गरीब है तो गवर्नमेंट कभी कभार ये नहीं सोच सकती है क्या, पर्टिकुलरली भाई जिसको जितने पैसे चाहिए मैं उतने दे दूं। जैसे अभी लाड़की बहन लाया है तो लाड़के पुअर लोगों के लिए कुछ लेके आए भाई और सबको पैसे दे दिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आपको क्या लगता है? हाथ खड़े करके आंसर दीजिए, मतलब क्वेश्चन समझा क्या पर्टिकुलरली पहले? आवाज आ रही है क्या आखिर तक? हाँ, आपको क्या लगता है क्यों पर ऐसा? थोड़ा सोचिए कि भाई जिसको जितना पैसे चाहिए उतने भाई मैं दे दूं करके, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मोदी जी आए थे, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के गए, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ वो टाइम पे? मतलब दे देते थे ना, उनकी प्रिंटिंग मशीन है, छाप देते थे, न्यूज़पेपर छापे जा रहे हैं, नोट भी छाप देते थे। और यहाँ पे मेरे को लगता है आपको पता होगा कि एक नोट को छापने का खर्चा बहुत कम है, 1 रुपीज से भी कम होता है। तो क्यों नहीं छाप रही फिर, आपको क्या लगता है? हाँ। हम्म। हाँ हाँ, वैल्यू नहीं रहना, बरोबर है। और किसको बताना है? इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों हो जाएगा अगर सबके पास पैसे हैं? हाँ हाँ, वाढून जाईल, बरोबर आहे। मॅनेज करता नहीं येणार, बरोबर। क्राइसिस येऊ शकतो, बरोबर आहे। तो यही पॉइंट है कि भाई पर्टिकुलरली अगर पैसे सबके पास आ गए तो सब वही लेवल के भिखारी हो जाएंगे, क्योंकि एट दी एंड मार्केट में जो गुड्स चाहिए उसके ऊपर से वो तो उतना ही है ना, वो नहीं बढ़े है। तो पर्टिकुलरली जो अभी मेड इन इंडिया कैंपेन आ रहा है या फिर चीजें जो पॉलिसीज लाई जा रही है कि भाई किसी स्कीम लाई जा रही है कि भाई शिल्पी योजना वगैरह सब चीजें जो चल रही है, पर्टिकुलरली चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए इंडिया, प्रोडक्शन बढ़ेगा यहाँ पे, फिर प्रोडक्शन बनने के बाद में बराबर सब चीजें चलेगी एट दी एंड। मतलब अभी आपको लग रहा है घरकुल योजना चल रही है, तो वो इसलिए चल रही है कि भाई लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर इकोनॉमी में पैसा घूमेगा और फिर चीजें चलेगी। तो एट दी एंड पैसे की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि जब तक वो गुड्स बाय कर सके, तो वो मेन कंसर्न है। तो ऐसा है। अब यहाँ पे बोला है कि आरबीआई जो है वो बैंकर है बोलते गवर्नमेंट का, तो ऐसा क्यों होता है? मेरे को पता है आपको ये पढ़ते में भी आ जाएगा, पर थोड़ा सोच के देखिए। सेंट्रल बैंक है वो जैसे हम लोग हैं, तो हमारा एसबीआई बैंकर है, वो हमारे को सर्विसेज दे रहा है बहुत सारी चीजें। अब आर जैसे यहाँ पे किसी ने गणपति वगैरह में काम किया है थोड़ा कार्य वगैरह ऐसा, मतलब गणपति का मंडल बैठता हूँ आपके इधर, दुर्गा देवी का मंडल बैठता हूँ, तो उसमें काम चलता है कि भाई ये कोषाध्यक्ष है, तो वो उस मंडल का बैंकर होता है। वो पूरे पैसे जमा करता है, सबसे वर्गनी इकट्ठा करता है और फिर चीजें चलती है। तो वैसे ही है कि भाई कोषाध्यक्ष चाहिए, अपना इंडिया एक देश है जिसको चलाने के लिए एक बैंकर की जरूरत थी और गवर्नमेंट को उसकी जरूरत थी, तो ये कोषाध्यक्ष है। तो ये चीजें चला रहे हैं। अब धीरे धीरे इसके पास इतने साल हो गए तो काम बढ़ना चालू हो गए। जैसे कोषाध्यक्ष जो होता है उसके पास पैसे आने चालू हो गए, तो फिर वो जो दुकान है, दुकान वगैरह उनसे भी फिर पैसे लेता है, क्योंकि वो उनकी ब्रांडिंग करता है, मतलब कि भाई पोस्टर लगाएगा, ये सब चीजें की। मैं जो भी चीजें आपको समझा रहा हूँ ना इकोनॉमी की, वो आजू बाजू में चल रही है। वो तुम कोई भी पिक्चर को कौन भी पिक्चर के साथ रिलेट करके देख सकते हो। जैसे आपने अमिताभ बच्चन की फैमिली देखी होगी कि भाई बहुत सूट बूट पहन के सब चीजें रहती है, तो उसी के साथ में आपकी अपनी फैमिली भी आप देख सकते हो कि भाई मैं उन्हें उस दिन नीले कलर का पैंट इसलिए पहना था क्योंकि मेरे पास दो पैंट थे, एक काला था एक नीला था, इसलिए नीला पैंट पहना था। तो सबकी एक स्टोरी है और वो वैसी ही है, ऐसा डिफरेंट मत समझो। तो वैसा ही जैसा अपना मंडल का कोषाध्यक्ष होता है, वैसा ही अपनी इंडिया मतलब एक आरबीआई भी अपना एक कोषाध्यक्ष जो वो चीजें चला रहा है। जितना ऊपर लेके जाओगे दिमाग के कि भाई नॉलेज बहुत हार्ड है, तो वो दिमाग में नहीं जाएगा, वो बहता जाएगा। ब्रेन को खुला छोड़ दो, वो बहुत मस्त काम करता है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैंने सोचा नहीं है, मैं चेहरे देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ।
तो वही बोल रहा हूँ कि ब्रेन को खुला छोड़ दो, जितना पकड़ के रखोगे चीजें नहीं चलने वाली। इसलिए जब मेरी बातें सुन रहे हो तो रिलेट करना स्टार्ट कर दो कि ओके 1949 में ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसा हुआ था। आ, मेरे को ये बताओ, फर्स्ट जो मॉडर्न बैंक आई थी वो कौन से साल में आई थी? दो लोग तो मेरे को पता है जो नहीं बताने वाले, मैं उनको पूछने भी नहीं वाला। फर्स्ट बैंक जो मॉडर्न बैंक आई थी, जो फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, सोचिए कब आई थी, हाथ खड़े करके। अरे कुछ नहीं होता, रॉन्ग ही होंगे तो बोल, कौन सा भी साल बता तेरे हिसाब से। नहीं नहीं, फर्स्ट बैंक एकदम पुरानी 18 सेंचुरी में आई थी। मैं थोड़ा ब्रॉड बता देता हूँ, बताना है मैम आपको पता। हाँ, इंग्लैंड नहीं थे यार। हाँ हाँ, बैंक ऑफ बंगाल बराबर है। नहीं, बैंक ऑफ वो अलग है। नहीं, प्रेसिडेंशियल बैंक नहीं बोल रहा मैं, जो सबसे पहले बैंक लाया गया था वो वाली बैंक बोल रहा हूँ। मैं साल बता देता हूँ फिर बोल देना। 1770 के अंदर आया था। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ ना उसके साथ रिलेट करना स्टार्ट कर दो कि भाई 18, तुम सोचो कि 1770 में एक फर्स्ट मॉडर्न बैंक लाई गई है, ओके, 1770 के अंदर, और बाद में आरबीआई 1935 के अंदर। तो ये कितना बड़ा स्पैन है। तो इतने बड़े स्पैन में बहुत सारे बैंक्स डेवलप हो गए होंगे, है ना। और ये बैंक को कोई रिलेट कर, एक सेंट्रल बैंक कोई भी नहीं था इतने लंबे स्पैन तक। मतलब एक इंफॉर्मेशन के लिए, मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है, पर 1935 को जब आरबीआई एग्जिस्टेंस में आया था तब तक 600 से ऊपर बैंक एस्टेब्लिश हो गई थी पूरे इंडिया लेवल पे। और इंडिया अच्छा काफी बड़ा देश है, मतलब आप यहाँ से अकोला जाओगे वो भी 100 किलोमीटर का रन है। तो इतना बड़ा जो चीजें हो चुकी थी, तो उसको एक सेंट्रल बैंक की जरूरत आन पड़ी थी कि भाई ये होना चाहिए करके, इतने जो बैंक है उसे मैनेज करने के लिए, नहीं तो फिर चीजें ठीक से नहीं चलेगी। ओके, तो ऐसा करिए। ओके, बाद में फिर देखिए, अब ये गवर्नमेंट का बैंक, मतलब बैंकर है गवर्नमेंट का, तो ये क्या करेगा, गवर्नमेंट की क्या जरूरत मतलब क्या जरूरत होती है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट हमारे जैसी उसको लोन चाहिए, है ना। अब गवर्नमेंट के अकाउंट्स है, ट्रेजर्स है, इससे अच्छा कौन गुलाम होगा उसका। जैसे मेरे को एक बात बताओ, आपने किसी को किसी चीज के लिए हायर किया है और आपको उसका पोटेंशियल पता है कि भाई ये बंदा बहुत सही है, इसको सब चीजें आती है, इसको अकाउंट मैनेज करते आता है, ये वीडियो एडिटर भी अच्छा है तो ये वीडियो एडिटिंग की भी काम देख लेगा, वगैरह सब चीजें। तो आप उसके ऊपर बहुत सारा काम लादना चालू कर देते हो जब आपको उसका पोटेंशियल पता है। वैसे ही आरबीआई का पोटेंशियल पता था, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स है वो मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। बाद में जो ट्रेजरीज है वो मैनेज करता है। बाद में डिपॉजिट्स जो है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डिपॉजिट आते हैं। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कैसे आते हैं, पैसे कैसे आते हैं? एक, मेरे को पता है लोग बोलेंगे कि भाई टैक्स से आते हैं, पर और भी चीजें है, बताओ। कैसा बीच में बोल के क्यों चले जाते हो, बता दिया करो यार, हाथ खड़े करो। अरे सच में भाई, 1 रुपए की मेलोडी है पर उसके साथ रिस्पेक्ट भी मिलेंगी, बताओ आंसर। क्या लगता है, आपको पता है मैं कहाँ से आता हूँ गवर्नमेंट के पास पैसे? मैं ऐसा बीच में क्यों बोलते हो? मुम्बल रैप बोल रहे हो क्या तुम, तुम्हारा अलग चल रहा है कुछ? किसको? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास जो डिपॉजिट आते हैं ना, पैसे वो कमा रही है, तो वो कैसे कमा रही है? एक तो जरिया सबको पता होगा कि भाई टैक्स है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स है, पर और कौन से जरिए है जिससे गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं? हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके। जरूरतमंद भाव। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, ये भी एक रीजन। और क्या होगा? उसका सही था कि सर्विसेज है बहुत सारे जो चला रहे हैं, उस वजह से पैसे आते हैं। रेमिटेंस, वो गवर्नमेंट को थोड़ी ना पैसे आते हैं रेमिटेंस को। हाँ, पर डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ नहीं आता, वो लोगों के पास आता है ना पर्टिकुलरली। रेमिटेंसेस दूसरे देश से उनके जो लोग हैं, ओके, उनके पास आता है, रेमिटेंस नहीं हो सकता। और
हाँ हाँ हाँ। ओके, ये भी एक रीजन है। सेम ही है लगभग रीजन। उधर से उधर ट्रांसफर हुआ वो भी मेरे को पता है। हाँ, तो ठीक है चलो, और बताओ और क्या हो सकता है। मैं तेरे को आखिरी में पूछा करूंगा भाई, तेरा 2-3 साल का पढ़ाई है मेरे को पता है। बताओ और कौन। अरे डर जाते हैं लोग। अरे क्या होता है पता है क्या, मेरे को पहले क्या लगता था क्लास के अंदर, एक बंदा अगर हरदम हाथ खड़े करके आंसर दे रहा है ना, तो मेरे को ऐसा लगता था भाई इसको पूरा सब पता है और मैं हूँ, मेरे को नहीं समझता है कुछ, मेरे को कुछ नहीं समझता, वो ऐसा हो जाता। तो वो फियर में मत जाओ। जिसको अभी नहीं पता है ना, उसको अच्छा हुआ नहीं पता है। मे बी, मतलब कंडीशन अप्लाइड। जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है ना, तो वो किसी का नॉलेज लेने से पहले उसको बहुत देख के परख के लेता है, तो फिर वो चीजें जल्दी नहीं जाती है। मतलब वो थोड़ा सा हो जाती है चीजें। तो फिर जितना कम नॉलेज है वो भी अच्छा रहता है, पर स्टार्ट तो करो। बताओ और क्या हो सकता है डिपॉजिट कमाने के तरीके, और भी है ना आपको पता है? अच्छा देखो, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है। अभी हम धीरे धीरे ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब कंसेप्ट पे आएगी ना चीजें, आरबीआई मतलब कोई भी चीज की जब इकोनॉमी की कंसेप्ट पे बात आएगी ना, तो मेरे पास उसके लिए देने के लिए बहुत मस्त मस्त एग्जाम्पल है। तो फिर उस टाइम पे वो बी विथ मी वाला फॉलो करना। तो देखिए कि आ, जो ये होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स लाती है, म्यूचुअल फंड, मतलब बहुत सारी चीजें जिसमें गवर्नमेंट खुद आ चुकी है। जैसे एक आधा बंदा है जो टीचिंग कर रहा है, उसको पता है कि मेरे 5-6 घंटे जाएंगे, उसके बाद मैं खाली हूँ। फिर वो दूसरे दूसरे धंधों में ध्यान देना चालू करता है कि भाई मैं थोड़ा शेयर मार्केट कर लेता हूँ, या फिर बिजनेस में उतर जाता हूँ। वो पूछना है, पूछना है। डोंट टाइप। नहीं नहीं नहीं, भाई आपके जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़े से हले। बराबर है तेरा कि गवर्नमेंट जो है वो लोन के हिसाब से लेती है करके, पर गवर्नमेंट का बॉन्ड्स लाने का बहुत सारे मकसद होते हैं। जैसे अगर वो पर्टिकुलरली किसी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, जैसे हाईवे हाईवे वगैरह क्रिएट कर रहा है, तब वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्ट करते हैं एज अ लोन। पर अभी जो ये है गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो इनके पास में आते हैं, मतलब बैंक्स वगैरह के पास में, जिससे सीआरआर वगैरह चलता है, मतलब सीआरआर नहीं, रेपो रेट वगैरह के टाइम पे वो दिए जाते हैं आरबीआई को, और आरबीआई की तरफ से भाई फंड मिलता है। तो वो टाइम पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ऐसा लोन कंसिडर नहीं किया जा सकता। मतलब वो बिजनेस में है, पर आरबीआई मतलब गवर्नमेंट खुद उतरती है वहां से, उसको डिपॉजिट आता है। ऐसा वो होता है। मतलब इकोनॉमी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कोई इशू नहीं, धीरे धीरे होगी वो चीजें क्लियर। तो देखिए, तो मैं क्या बोल रहा था, बहुत सारे फंड्स ऐसे ये ऐसे डिपॉजिट आते हैं बाद में। वो लेंडर का भी काम करता है, मतलब गवर्नमेंट को वो पैसे लेंड भी करता है। आपको क्या लगता है, जब आरबीआई गवर्नमेंट को पैसे देगा तो उससे इंटरेस्ट लेता है क्या? थोड़ा सोचने का बात तो है कि भाई वो तो आरबीआई इनका ही है ना, गवर्नमेंट का एट दी एंड। तो तब भी वो इंटरेस्ट लेता है क्या उससे? क्या लगता है आपको, हाथ खड़े करके बताना सिर्फ। पता है? अरे बोल दे। यस, रीजन थोड़ा सोच के देख, नहीं बताया तो चलेगा। अच्छा ठीक है, अभी एंगेज हुआ वही बहुत है, धीरे धीरे चीज चालू हो जाए। ओके। तो जब जो फंड्स वगैरह होता है ना, तो ये सब चीजें धीरे धीरे आएगी। लूप में रहो फिर। ठीक है। जब ये इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि ये बैंक है, ये बैंकर, पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो बैंकर है। तो बैंकर जैसे हमसे, हमारी बैंक इंटरेस्ट लेगी, सब चीजें लेगी, वो सब चीजें, तो वो उसके साथ भी लागू है। कोषाध्यक्ष हमारे मंडल में ऐसी चीज है कि समझो थोड़ा फंड बच जाता है एट दी एंड। गणपति में अच्छा खासा फंड आता है, लोग बहुत धार्मिक हो गए, और 2014 के बाद में तो और मस्त धार्मिक हो गया है। तो फिर फंड अच्छा आता है। फिर फंड आने के बाद में है ना, 20-30 हजार बच जाते हैं। तो मेरा एक दोस्त है जो बैंक से लोन ना लेते हुए कोषाध्यक्ष से लोन लिया है 30 हजार का। उसने उसका लैपटॉप खरीदा है, और अगले साल भाई वो कुछ इंटरेस्ट पे करके शायद से 4-5, 3-4 हजार वो पैसे वापस दे देगा। तो ऐसी भी चीजें चलती है। और मॉनेटरी और फाइनेंशियल एडवाइस तो वो देता ही देता है, एट दी एंड उसे देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि भाई चीजें कैसी चलनी चाहिए वगैरह। जैसे आपका कोई दोस्त होगा जिसका इकोनॉमिकली बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, एडवाइस बहुत अच्छा देता होगा। वो रिलेशनशिप में नहीं होगा, पर उसको रिलेशनशिप की एडवाइस देते मस्त आती होगी। तो उसके पास लोग जाते हैं कि भाई बता तू मेरे को कैसा करना है। जैसे ये देश तो नहीं चला रहा है ना,
आरबीआई के देश चला रहा है क्या, मेरे को बताओ। स्कीम्स गवर्नमेंट की, चीजें गवर्नमेंट की, लोग इसको पैसे दे रहे, मतलब जो बैंक चला रहा है ये सब चीजें चला रहा है उसके ऊपर। पर ये सलाह अच्छा देता है, पता है लोगों को, तो फिर इसके बाद जाएगा। तो अब ये बैंकर्स बैंक भी है, बैंक का भी बैंक है ये, मतलब जो, जैसे हम लोग जाते हैं बैंक के पास कि भाई कुछ चीजें अड़ गई, पैसे चाहिए वगैरह, अपने सेविंग्स रखने, तो बैंक्स का आ जाएंगी एट दी एंड, तो वो इसके पास जाती है। तो वो इसके पास जाके क्या करती है, रिजर्व्स रखती है। धीरे धीरे आएगा सीआरआर, एसएलआर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो तब हम ये देखेंगे कि क्या है। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये बुक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। पर मैंने जब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मेरे को पता चला कि स्टार्टिंग के फर्स्ट लाइन के हेडिंग से आखिरी के लाइन का जो कंक्लूजन होता है ना, उसके साथ भी रिलेशन होता है। जैसे ये वाली जो चीज है, बैंकर्स बैंक, इसका आगे आएगा कि भाई सीआरआर कैसे होता है, एसएलआर कैसे होता है। पर एक लीनियर, मतलब बुक पढ़ने का मजा नहीं आया ना, तो फिर वो चीजें याद ही नहीं रहती है, और फिर उतना एंगेज नहीं हो पाता है। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है वो बैंक को, मॉर्टगेज सिक्योरिटी वगैरह, ये सीआरआर मैंने लिखा है यहाँ पे एक क्लू देने के लिए कि भाई सीआरआर क्या होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कि भाई जब बैंक एकदम ऐसा हो जाता है कि उसकी लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है, पर मेरे को कुछ कुछ चेहरे नए दिख रहे हैं, इसलिए मैं वापस पूछ रहा हूँ कि जब एक आधा बैंक ऐसा डिक्लेयर हो जाता है कि वो दिवालिया हो गया है, बैंक है भाई वो बैंक, बैंक किसको समझता है यहाँ पे, सबको समझता है थोड़ा बहुत। एक आधा आदमी दिवालिया हो गया है, समझो आपका दोस्त, आपको पता है कि भाई वो किसी एक बंदे के ऊपर पैसा कर खर्चा करके पूरा खाली है अभी फरवरी के महीने में, तो फिर आप उसको पैसे नहीं दोगे। दोगे क्या आप पैसे, मेरे को बताओ। कोई देना चाहेगा तो वो वाले पीरियड में तो नहीं देगा, क्योंकि इसके मसले अलग है, और ये देगा कब पैसे वो भी आइटम रहता है। तो फिर वैसा ही है कि ये जो है, जब बैंक पूरी डूबने पे आ जाती है कि भाई अब ये बैंक डूब गई है, और कुछ ना कुछ रीजंस होंगे कि भाई अब ये दिवालिया हो गई है, तब आरबीआई उसकी मदद नहीं करता है, वो उसको मरने देता है। समझ रहा है आपको। तो फिर ऐसा ही है, अगर अपना एक आधा दोस्त बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया है, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए एक पॉइंट तक पूरा। पर अगर वो पूरा ही जाना ही चाहता है अंदर, और वो आपको भी लेके जाना चाहता है, तो उसको वहीं से ऐसा छोड़ के वापस चल जाना, वो वापस आता है। इमोशंस पास ऑन होते हैं, कोई चीज निगेटिविटी होती है ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई थोड़ा बहुत डिप्रेशन में जाता है, पर एक इमोशंस होते हैं जो पास ऑन होते हैं, उसको सिर्फ पास ऑन होने देने चाहिए, और पास ऑन हो जाते हैं, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का वो एक लास्ट लेंडर रहता है, ओके। कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपको क्या लगता है कि ये जो, अब आपको ये तो पता ही होगा कि डायरेक्ट तुम किसी दुकान में डॉलर नहीं चला सकते। तो जब हमारे इकोनॉमी में, जैसे ये सर ने बोला कि भाई रेमिटेंसेस हमारे इकोनॉमी में आ रहे हैं, तो जब रेमिटेंसेस अपने इकोनॉमी में आते हैं, या फिर किसी भी हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज अपने इकोनॉमी में आता है, तो वो डायरेक्ट तो चलता नहीं है, आरबीआई बीच में एज एक्टर काम करेगा कि भाई वो उसके बदले पैसे देगा। अब ये चीज एक, मतलब क्या बोल सकते हैं, जब आप साउथ की मूवीज देखते हो, तो एक क्लू मिलता है कि भाई कुछ ना कुछ चीज हो सकती है यहाँ पे। तो वैसा ये क्लू याद रखो कि आरबीआई जब फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है इकोनॉमी के अंदर, कि भाई अब फॉरेन एक्सचेंज आ गया है, और एक वो मिडल मैन का काम कर रहा है कि वो उसको पैसे दे रहा है, तो मेरे को ये बताओ, जब पैसे वो दे रहा है, और ये बाहर की इकोनॉमी का पैसा है, ओके, फॉरेन एक्सचेंज तो बाहर की इकोनॉमी का पैसा है ना। और मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि सबके अकाउंट में 15 लाख आ गए तो सब सेम लेवल के भिखारी रहेंगे, है ना। तो फिर जब ये फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है, तो उतने पैसे मार्केट में ज्यादा जाएंगे। अब एकदम से इतने पैसे अगर कोई बाहर से आ रहा है, तो $10 तो एक्सचेंज करने को नहीं आ रहा होगा, अच्छी खासी बड़ी रकम होगी। और इंडिया, आपको पता है, ये 21st सेंचुरी एज एशियन सेंचुरी बोला जाता है, क्योंकि अब सेंट्रल स्टेज पे इंडिया आ चुका है। जैसे आपको पता होगा कि बहुत पहले के टाइम पे यूरोप सेंटर में था, बाद में यूएसए सेंटर में आ गया इकोनॉमी के, मतलब कि भाई बढ़ रहा है, अभी इंडिया सेंटर में आ गया है। तो ऐसा याद रखो। तो ये फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, बड़ा
मैं बताऊंगा आपको कि इसका क्या हो रहा है कि इतना जब पैसा इकोनॉमी में आ जाता है तो आरबीआई उसको संभालने के लिए कि भाई अगर इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा आ गया, सपोजिटली कि भाई बहुत सारे पैसे आ गए और उसके बदले में फिर रुपीज देना पड़ेगा, तो वो रुपीज को इकोनॉमी में स्टेबल रखने के लिए क्या करता है आरबीआई। तो ये जब हम टूल्स पढ़ेंगे तब ये चीज याद आएगी। तो ये एज अ एग्जाम्पल याद रखो सिर्फ कि ऐसा है करके। अब कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के लिए भी ये काम करता है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो मनी आ गया है इकोनॉमी में वो कैसे संभलता है भाई, वो कंट्रोल कैसे करता है। तो वो ऐसी चीज है कि अभी जब वो टूल्स है उसके उसमें वो चीज आएंगी कि वो कैसे संभालता है उन्हें समझेगा। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पता है किसी को यहाँ पे मीनिंग ऐसा, इन्फ्लेशन क्या होता है करके, सिर्फ हाथ खड़े करके बोलो। एकदम, नहीं तो तुम एकदम वो गली बॉय के जैसे मम्बल रैप चालू कर देते कुछ तो। बताओ, हाथ खड़े करो किसी पे, किसी का कोई नया चेहरा, अरे बोलो मैम। महंगा ही होता है, हाँ मैं सादा ही क्वेश्चन ना, सादा ही पूछ रहा हूँ, सिर्फ देंगे तो बराबर है मैम पर आपका। अब जनरल फंक्शंस क्या है आरबीआई के कि भाई जनरल फंक्शन कौन थे वो कर रहा है, तो वो रेगुलेटर्स है बैंक का आपको बताया है, पर उसका एक्ट कौन सा है। आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये दोनों चीजों से वो करता है, रेगुलेट करता है बैंक को। ओके, लाइसेंस देता है। अब तो आपको पता ही होगा, आप शायद से 18 के ऊपर होंगे, तो फिर 18 के ऊपर रहने की वजह से आपको लाइसेंस निकालना पड़ते हैं, है ना। गाड़ियों के लाइसेंस, हर चीज के लाइसेंस आ गए। अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर मतलब क्या बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए भी लाइसेंस होते हैं, वैसे भी उस हिसाब से फिर एक आरबीआई एक्ट 1934 है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है जो बैंक्स को लाइसेंस देता है। बाद में प्रिस्क्राइबिंग एक मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्योंकि कैसा हो जाता है एक पेड अप कैपिटल खुद का भी होना चाहिए। जैसे आप कोई एक नया धंधा चालू करो, पर्टिकुलरली कोई भी, तो खुद के भी पैसे होना चाहिए, सब बाहर से नहीं ले सकते हो। धंधा करते टाइम में खुद के भी पैसे लगेंगे, नहीं तो फिर वैसे धंधा स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो एक पेड अप कैपिटल बैंक्स का कितना होना चाहिए वो भी प्रिस्क्राइब करता है आरबीआई कि भाई इतने पैसे तो तेरे पास होने चाहिए, तभी तू तेरा दुकान मंड, नहीं तो मत भाई, तू दुकान ही मत खोल दे रहा। अब प्रमोशनल फंक्शंस क्या होते हैं आरबीआई के, जैसे कमर्शियल बैंक्स जो होता है, देखो कमर्शियल बैंक्स जो होता है वो ब्रांचेस एक्स्टेब्लिश करना, उसका एक्सपांशन करना, वो सब चीजें। बाद में प्रमोटिंग बैंकिंग हैबिट्स ऑफ पीपल, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बैंकिंग हैबिट्स क्यों प्रमोट होने चाहिए, क्योंकि जितना आखिरी तक आवाज आ रहा है क्या मेरा, नहीं तो सिर्फ बता दिया करो यार, क्योंकि कैसा होता है मेरे को पता नहीं है कि मैं कितना जोर से बोल पा रहा हूँ यहाँ से। ओके, तो आ, ये जो होता है प्रमोशनल बैंकिंग हैबिट्स, बैंकिंग हैबिट क्यों प्रमोट करनी चाहिए आपके हिसाब से, एक देश में बैंकिंग हैबिट्स क्यों प्रमोट होनी चाहिए। फंड आएगा, डिपॉजिट्स आएंगे, पैसे खेलेंगे, बाद में फिर इकोनॉमी में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, ये सब चीजें होगी, इसलिए फिर ये जो चीजें है वो चलती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब ये आपको जैसे पता है कि भाई अभी धीरे धीरे जनधन योजना ये सब चीजें चलाई गई थी, तो ये इसलिए चलाई गई थी क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए भाई लोगों का एट दी एंड इकोनॉमी के अंदर। मेरे को एक बात बताओ, ये जो अभी भक्त और नॉन भक्त के बीच में बहुत झगड़े होते हैं, मेरे को पता है कि भक्त लोगों को पता है कि क्या है, मतलब एट दी एंड भाई मोदी भक्त है कोई, या फिर ये मोदी भक्त नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें चल रही है वो भक्त के हिसाब से तो नहीं चल रही है। इकोनॉमी की जो पॉलिसीज लाई जा रही है या फिर चीजें जो भी चलाई जा रही है एट दी एंड, वो पॉलिसीज सही होती है। अगर कोई भी आ जाए ना एट द सेंट्रल लेवल तो चीजें वही चलेंगी, पर उसका एक्सेप्टेंस कितना है इकोनॉमी में उस पर मैटर करती है चीजें। तो जब इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो न्यूट्रल वे में चलना ठीक रहेगा, ऐसा भक्त नॉन भक्त के इसमें डिवाइड मत हो जाना चीजों के टाइम पे। फिर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन योजना वगैरह, बाद में कंज्यूमर एजुकेशन और उसका प्रोटेक्शन वगैरह ये सब चीजें चलेंगे। प्रमोटिंग डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इन फाइनेंशियल सेक्टर, ये सब चीजें चलेगी। ओके, आप सबको एक बात बताऊं कि जो अपना अर्जुन था उसका प्रॉपर जो निशाना था वो बर्ड के आंख पे लगा था, है ना। यहाँ पे से किसी ने मृत्युंजय पढ़ी है क्या,
मृत्युंजय पढ़ी है किसी ने, कर्ण की बुक? तो आपको क्या लगता है कर्ण को उससे भी बड़ा क्यों बोला जाता, कि वो कर्ण से भी, मतलब कर्ण जो है वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी है, ऐसा क्यों बोला जाता था कर्ण को? तो मृत्युंजय में एक चीज बताई गई है कि जब फोकस की बात आती है तो कर्ण अर्जुन से भी ज्यादा फोकस करता था। सराउंडिंग में कुछ भी हो, पर जब चीजें, आप किसी चीज पे फोकस कर रहे हो तो आपकी नजर वहीं पे होनी चाहिए। चीजें आजू बाजू में चल सकती है कुछ भी, क्योंकि पेपर के टाइम पे मैं सच में बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत लोगों ने पेपर दिया होगा, आपके बाजू से डायनासोर भी पास हो जाए ना, आप नहीं देखने वाले हो उसको, क्योंकि आपको पता है जब 0.25 जाएगा तब बहुत बुरा लगेगा करके। तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो मृत्युंजय में एक चीज बताई गई थी कि कर्ण प्रैक्टिस करता है, फोकस करता है कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ और मैं अर्जुन से श्रेष्ठ क्यों है, ये प्रूफ करने के चक्कर में। तो जब जब कर्ण क्या करता है, दो बाण छोड़ता है, और वो दोनों बाण कहाँ लगते हैं पता है? दोनों एक बर्ड के आई पे लगते हैं, पर एक लगता है, एक इससे बाण जाता है और उसके एक आई में लगता है, और वो ऐसा उसने प्लान करके स्ट्रेटेजिकली बाण मारा हुआ रहता है कि वो बर्ड घूमता है वो मूवमेंट पे जब पहला बाण लगता है, और वो विद इन जो माइक्रो सेकंड में वो टर्न हुआ, वो दूसरे आंख में दूसरा बाण लगता है। तो जब आप फोकस कर रहे हो आपकी चीजों पे, तो आपका उधर ही नजर होनी चाहिए, बाकी चीजें चलती रहेगी, उसका कुछ भरोसा नहीं है अपने हाथों में। ठीक है, तो करेंसी नोट्स, अब पिछले बार मेरे भाई ने बता दिया था कि भाई सबसे ज्यादा जो कॉइन का डिनोमिनेशन है वो 1000 का हो सकता है, और जो करेंसी नोट्स का है वो 10,000 हो सकता है। तो मैंने एक क्वेश्चन फेंका था कि भाई जिस दिन इकोनॉमी में 10,000 की नोट्स छपना चालू हो जाएगी, उस दिन गंदी चीजें हो जाएगी भाई इकोनॉमी में। तो मैं आज भी वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मैंने वो छोड़ा था वहां पे, कि भाई अगर इकोनॉमी में 10,000 की नोट छपना चालू हो जाएगी तो क्यों इशू हो जाएगा? और इसका आंसर आज ही के बैच के स्टार्टिंग के फेज में है। सोच के देखो, लगे तो मैं और थोड़ा क्लू दे देता हूँ कि नए बच्चे हाथ खड़े करें, ये 15 लाख से रिलेटेड है। सोच के देखो क्या होगा, और हाथ खड़े कर। कोई भी हाथ खड़े कर सकता है, मैं नए बच्चों को चांस दूंगा, थोड़ा सिर्फ बता देता। भी बता, अरे मेरे को कुछ नहीं आता ज्यादा, बताओ। मैं भी चार चीजें रट के आता हूँ, वही बता रहा हूँ, कुछ भी कोई भी बताओ, थोड़ा रिलेट करके बताओ सिर्फ। पता है, डिस्कस करके बता लगा तो। इकोनॉमी में अगर 10,000 की नोट छपना चालू हो गई तो उस दिन इंडिया का दिवाला निकल सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है दिवाला निकलने के लिए। पर क्यों पता है सर आपको? तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि सबके पास अगर 15 लाख आ जाए तो उस दिन सब लोग भिखारी है। तो उस हिसाब से ही सपोज करो जिस दिन 10,000 के नोट्स इकोनॉमी में चालू हो जाएंगे, मतलब इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ चुकी है, और जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ चुकी है तो एट दी एंड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और मे बी उस टाइम पे अगर इन्फ्लेशन मैनेज नहीं हुआ ठीक से तो हम बहुत ज्यादा नीचे गिर सकते हैं चीजों को लेकर। क्योंकि इकोनॉम आपको पता है क्या, ये जब एक बार इकोनॉमिक क्राइसिस आया था जर्मनी के अंदर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो वहां पे लकड़े नहीं जलाए जाते थे गर्मी के लिए, क्या जलाए जाते थे? हाथ खड़े करके बताइए। लकड़ा जलाए, अरे बताओ। नोट जलाते थे वहां पे, नोट जलाए जाते थे, लोग ऐसे बैग भर के नोट लेके जाते थे और बोलते थे कि अब इसमें, मतलब अगर आपको बहुत छोटी चीज लेना है, ब्रश लेना है, उसके लिए भी आपको एकदम ऐसी गड्डी लेके जाना पड़ती थी कि ये लो भाई और मेरे को ये ब्रश दे दो करके, क्योंकि इकोनॉमी की हालत पूरी खस्ता थी, सबके पास पैसे आ चुके थे, उन्होंने जितना जिसको पैसा चाहिए उस टाइम पे छाप दिया था पूरा, एकदम कि भाई कितना होना बताओ और हम छाप देंगे करके। पर एट द एंड वो रद्दी है, पेपर एक रद्दी है, अगर उसकी वैल्यू नहीं रहेंगी, जैसे बहुत लोग यहाँ पे नास्तिक होंगे, है ना, एक हाथ दो तो होंगे ही होंगे। तो अगर उसको भगवान नहीं पता है क्या है, चीजें कैसी चल रही है नहीं पता है, तो उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएगा मन से। तो वैसे ही है, जब तक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन वगैरह चीजें मैनेज है और मॉनेटरी पॉलिसीज चल रही है, फाइनेंशियल पॉलिसीज चल रही है, तब तक इकोनॉमी में सबकी श्रद्धा है कि भाई वो बैंक में पैसे डालेंगे, चीजें चलेंगी, ये सब चीजें चलेंगी। मैं आपको एक चीज और रिलेट करके बताऊँ, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं आईबीपीएस से दूरी मेंटेन कर रहा हूँ पढ़ाई से? नहीं ना?
क्योंकि ऐसा नहीं है एट दी एंड में सब चीजें पढ़ाऊंगा, पर जब आपके पास ये चीजें रहेंगी ना तो आप थोड़ा इंटरव्यू के टाइम पे बहुत बड़ा ब्रॉडली विजन कर सकोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपके पास एक वोकल कॉर्ड रहेगा बोलने के लिए। मैं इसलिए ही सबको हाथ खड़े करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आप क्वेश्चन पूछने के बाद में जितने आज शांत हो ना, उस टाइम पे तो प्रेशर होगा, तो तब भी आप बोल नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी बोलो, इंटरव्यू के टाइम पे एट दी एंड बोलना ही बोलना है। तो ऐसी चीज है, ठीक है। अब ये मेन चीज है कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। ओके, रेपो रेट, रेपो रेट का नाम सुना है? ओके, रेपो रेट का नाम सुना होगा बहुतों ने यहाँ पे, है ना? थोड़ा बहुत तो सुना होगा। हाथ खड़े करो जिसने रेपो रेट का नाम सुना। हाँ यार, रेपो रेट का नाम किसने सुना है? हाथ तो खड़े करो यार, एकदम शौक में चले जाते तुम कि भाई क्या बोल दिया भाई सर ने। मैं भी 2 मिनट शौक हो जाता कि बैंकिंग का क्लास है, किसका क्लास है। सोचो, रेपो रेट का नाम सुना होगा, हाथ खड़े करो एकदम। हाथ तो खड़े कर दो यार। अच्छा चलो, मैं मानता हूँ यहाँ पे 15 लोगों ने रेपो रेट का नाम सुना है, पर रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या होता है? रीपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन। रीपर्चेसिंग मतलब वापस परचेस करना है, और ऑब्लिगेशन है मतलब तुम्हारे ऊपर एक, मतलब क्या बोल सकते हैं कि दिया है तुम्हारे के ऊपर कि भाई तुम्हारे को ये करना ही करना है, तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। तो ये चीज किस वे में जाती है आप सोचो। रीपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन है, ओके, और एक है रिवर्स रेपो रेट। अब उसके रिवर्स होगा कुछ ना कुछ। तो क्या होता है, अब बैंक्स को लिक्विडिटी है, उनके पास में पैसे है वगैरह सब चीजें है, ओके। तो उनको अगर पैसे लेना है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि बैंक्स वगैरह जो है वो आरबीआई के पास जाती है पैसे लेने के लिए। तो अगर उनको एक दिन के लिए चाहिए, मतलब सपोजिटली एकदम ऐसे एक दिन के लिए अगर लोन चाहिए, तो वो आरबीआई के पास जाएंगे। वो उनके पास ऐसा नहीं है कि उनका कोई साहूकार नहीं बैठा है कि उसके पास जाएंगे करके, वो जाएंगे आरबीआई के पास में पैसे लेने के लिए। तो उस टाइम पे आरबीआई उनको ऐसे पैसे नहीं दे देती है, वो बोलती है तुम गवर्नमेंट बॉन्ड्स लाओ या फिर और कोई ना कोई सिक्योरिटीज रखो जिसके बदले में हम तुम्हारे को पैसे देंगे। तो जब ये रेपो रेट ऐसा होता है, रिपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन होती है इसके ऊपर। तो इसमें कैसा होता है, एक जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको नोट्स की इंपॉर्टेंस कैसी होती है। अभी मैं अगर कुछ लिखा के दूं तो आप लिख सकते हो। अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए है नहीं और आप बैठे हो ऐसे देखने के लिए, तो आप लिख नहीं पाओगे। और इकोनॉमी के कंसेप्ट ऐसे है ना कि उसको 1-2 बार अगर आपने रिवाइज नहीं किया अभी के अभी, तो वो दिमाग में नहीं जाएंगे। तो ये सपोज करिए आरबीआई है और ये है बैंक, और ये बैंक है। अब बैंक को चाहिए लिक्विड, मतलब पैसे चाहिए, मनी चाहिए, ओके। तो वो क्या करेंगी, आरबीआई के पास जाएंगी और वो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देंगी या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड पता है आपको क्या होता है वैसे? गवर्नमेंट बॉन्ड नाम सुना है किसने? हाँ, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है ना, वो ऐसा एक कॉपी होता है, उसके ऊपर ऐसा लिखे रहते हैं कि मैं धारक हूँ, मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ ब्रॉडली कि मैं धारक को 100 रुपए दूंगा करके वगैरह सब चीजें, ऐसी चीजें होती है, ओके। तो 100 रुपए का बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड्स ऐसे ऐसा पूरा जमा करके वो आरबीआई के पास जाता है कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है और मेरे को पैसे दो करके। मैम आपका आवाज आ रहा है ना? बता देना आपने, मेरा आप पे ध्यान है क्योंकि आवाज आप लास्ट बैठे हो इसलिए, ठीक है। आ रहा है ना आवाज? हाँ। तो जब आरबीआई को, मतलब आरबीआई के पास में सिक्योरिटीज लाई जाती है गवर्नमेंट, फिर वो गवर्नमेंट की होंगी एट दी एंड, क्योंकि आरबीआई दूसरे चीजों पे क्यों विश्वास करेगा। फिर और भी कोई सिक्योरिटीज होती है जो आरबीआई के पास लाके दी जाती है, और आरबीआई उसके एवज में पैसे देता है बैंक को, और फिर उसे एज अ रीपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन रेट बोला जाता है करंटली। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के नोट्स का इंपॉर्टेंस बताने के लिए यहाँ पे करंटली जो रेपो रेट है चल रहा है वो मैंने लिखा नहीं है। आपको खुद को ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है कि कितना था करके करंटली। हाँ, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। मैं हर चीज, जैसे एक चीज अपने घर वाले बोलते हैं कि भाई, घर वाले बोलते हैं या फिर हमने सुनी है करके कि भाई अगर पानी पीना है तो आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हो, बाद में घोड़े को पानी खुद पीना पड़ेगा। तो मैं आपको घोड़ा नहीं बोल रहा हूँ पर एक ब्रॉडली समझ जाओ, मेरे पास और दूसरा मुहावरा नहीं है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो आरबीआई है,
फिर वो आरबीआई के पास जाएगा, वो सिक्योरिटीज देगा और इसको फिर फंड मिलेगा। पर आरबीआई बोलता भाई तेरे पे ऑब्लिगेशन है, तेरे को वापस भी करना पड़ेगा मेरे पैसे, नहीं तो फिर क्या फालतू आरबीआई कैसे चलाएंगे, इतने सारे बैंक है एग्जिस्टेंस में। बाद में फिर रिवर्स ऑब्लिगेशन, ये रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, इसमें जो ये दोनों है इनका रोल बदल जाता है। ये आरबीआई और ये है बैंक। तो इसमें आरबीआई क्या करता है, आरबीआई देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जो भी चीजें होती है, और बैंक को उसको फंड देना पड़ता है, पैसे देना पड़ते हैं। फंड मतलब पैसे देना पड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है आरबीआई ये चीज क्यों करेंगी, उसके पास फंड की कमी है क्या? जिसके पास कुबेर खुद बैठा है, वो मशीन बनाने की, मशीन बनाने की खुद के पास है उसके, मेरे भाई के पास, वो खुद बना सकता है नोट जितने उसको चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, लिटरली मत लेना, पर वो छाप सकता है नोट, उसको अगर फंड चाहिए तो वो बैंक से क्यों ले रहा है आपके हिसाब से? अब इसका रीजन बताए, हाथ खड़े करिए, मैं थोड़े नए चेहरे देखना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? थोड़ा सोचो, आरबीआई क्यों ले रहा होगा बैंक से पैसे जब उसके पास मशीन है? तो कोई भी बताओ, कुछ भी बताओ, चलेगा मेरे को। पता है क्यों ले रहा होगा वो? डिस्कस करके बताओ मेरे को, चलेगा। मेरे क्लास में डिस्कशन चलेगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। मनी सर्कुलेशन के लिए थोड़ा पहुंच गया भाई तू, थोड़ा और धक्का दे। और थोड़ा धक्का दे, बता। मनी सर्कुलेशन के लिए, पर ये तो पैसे निकालना हो गए ना, मनी सर्कुलेशन कैसा? थोड़ा सोचो। और मनी निकाल रहा है वो, क्यों निकाल रहा होगा? हमने 15 लाख का एग्जाम्पल लिया, 10,000 के नोट का एग्जाम्पल लिया, थोड़ा रिलेट करो क्यों हो रहा होगा? आरबीआई क्यों लिक्विडिटी कम करना चाहता होगा बैंक से पैसे निकालने के लिए? क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसे हो गए होंगे, सिंपल, वही पे है। ऐसा ऐसा गोटा फेंक के मारो, कहाँ ना कहाँ लगी जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। अर्जुन जैसा भी मत करो, सिर्फ गोटा फेंक के मारो, बहुत हो जाता वही कभी कभी। तो फिर अब इकोनॉमी में से पैसे क्या हो जाता है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं। तो फिर आरबीआई को लगता है यार अपने को पैसे निकालना चाहिए, तो एट दी एंड पैसे किसके पास में? बैंक्स के पास सबसे ज्यादा है। तो वो फिर आरबीआई क्या करता है, बैंक से पैसे ले सकता है उस टाइम पे। तो ये है रिवर्स रेपो रेट। ओके, मेरे को एक बात बताओ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ रहा है ना प्रॉपरली, आ रहा है ना दिमाग में? ठीक है। और किसी को और कुछ कंसर्न है क्या अभी तक जो मैंने पढ़ा है वहां तक? और कोई कंसर्न है क्या? एक जो एसबीआई वाला पॉइंट है 1955 में नेशनलाइज हुई है कि नहीं, मुझे एक बार कंफर्म करने दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी सोच नहीं पाऊंगा उस चीज के पीछे, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। पर और कोई डाउट है क्या किसी को? कोई भी अभी तक जो भी हुआ क्लास में, उसमें किसी को कोई भी डाउट है क्या अभी तक? वो बता दो, कुछ भी डाउट चलेगा, कैसा भी। नहीं है? फिर आगे बढ़। हाँ, गवर्नमेंट बॉन्ड देख, ऐसा क्या होता है, सपोजिटली गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, एक सादी चीज है। मतलब कि तू कभी तहसील वगैरह गया है? तहसील वगैरह भी नहीं गया, बहुत सही। तो फिर क्या, मेरे जैसे ही है, तुम्हें भी ऐसे घर पे बैठता था, तो मेरे जैसा ही कार्यक्रम। तो क्या हो जाता है, जब तुम एक पेपर होता है, वो क्या होता है, जब वो पेपर मार्केट में मतलब उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई एक अमाउंट लिखी रहती है सपोजिटली। हाँ, स्टैम्प पेपर के टाइप बोल सकते। स्टैम्प पेपर देखा है क्या यहाँ पे बहुत लोगों ने? देखा होगा, है ना? तो हाँ, 100 का वगैरह। तो ये वाले इसमें ब्रॉडली क्या लिखा होता है पता है क्या? कि इसके ऊपर एक टेन्योर दिया रहता कि भाई 6 महीने के बाद में या 1 साल के बाद में, जब भी इसके ऊपर ऐसे लिखा रहता कि भाई ये 100 रुपए है, और यहाँ पे भाई मैं तुम्हारे को ये 100 रुपए चुका दूंगा 6 महीने के बाद, मेरे पास ये पेपर लेके आना। तो क्या होता है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत लोग प्लॉट लेते हैं, फिर बाद में बहुत लोग क्या करते हैं, दुकान खड़ी करते हैं कि भाई चीजें, मतलब वो इकोनॉमी में इन्वॉल्व होते हैं कैसे ना कैसे, कोई सोना खरीद लेता है ना? तो वैसा ही है, पर इसमें सबसे कम रिस्क है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट एकदम से नहीं गिरने वाली, उसको टाइम लगेगा गिरने के लिए भी। तो ये गवर्नमेंट का है, तो लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें
पैसे डालते हैं, लोग क्या करते हैं 100 रुपए देते हैं और ये एक बॉन्ड ले लेते हैं, 6 महीने के बाद जाते हैं और ये सिर्फ अब बहुतों को ये सवाल आना चाहिए। मेरे को पता है कि आदमी का टाइम स्पेन जो है एक क्लास में रहने का वो 40 मिनट्स ही होता है, तो वो दिमाग भाग जाता है, मेरे को पता है, इसलिए मैं स्टोरीज लाता हूँ बीच बीच में कि भाई लोगों को स्टोरी अच्छी लगती है और बाद में वापस आता है। अब लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई 100 रुपए दे रहा है और 100 रुपए वापस ले रहा है, फिर फायदा क्या हो रहा है? तो ये 100 रुपए लिखे होते हैं, एक्चुअली ये पेपर थोड़ा कम में मिलता है, 1 रुपए कम, 2 रुपए कम, 97, 98, 99 में मिलता होगा। तो अब वो 1 रुपए की कमाई, अब वो सिर्फ 1 रुपए पे मत जाना, ऐसा बहुत सारे बॉन्ड्स लेते हैं लोग, हजारों में लेते हैं, तो फिर उसमें उसका फायदा निकलता है। तो ये ऐसा ब्रॉडली एक गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं जो चीज होती है। और किसी को कोई चीज पे डाउट है अभी यहाँ पे? नहीं है? हाँ, रिवर्स रेपो रेट ना। हाँ, यहाँ पे किसी को रिवर्स रेपो रेट समझा है? ऐसा बताओ, हाथ खड़ा करो, अभी समझा है? समझा है? बता क्या है? हाँ 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 हाँ, ब्रॉडली बराबर बताया उसने। और मैं सच में मानना चाहूंगा इसको कि ये सुनता है पूरी बात, एट द एंड सुनता है। तो ओके, तो देखो, ब्रॉडली रिवर्स रेपो रेट ऐसा होता है कि जिसमें आरबीआई फंड दे रही है बैंक्स को और सिक्योरिटीज ले रही है। ओके, इसमें सिक्योरिटी मेन है। ये जो रिवर्स रेपो रेट आएगा तब सिक्योरिटीज रहेगी ही रहेगी। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ सिक्योरिटीज रहेंगी रहेंगी, क्योंकि एक ऐसी चीज आने वाली है आगे जिसमें सिक्योरिटीज का रोल नहीं है, इसलिए। तो जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है तो वहां पे सिक्योरिटीज होंगी होंगी। सिर्फ रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई दे रही है बैंक्स को फंड वगैरह, और दूसरे इसमें रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स दे रहे हैं आरबीआई को फंड। सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है? पानी की बोतल है किसी के पास? तो इतना ही फर्क है। अब अगला देखते हैं। तो ये चीज है, तो ये रिवर्स रेपो रेट है, और ये दोनों भी है ना, ये जो रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। ओके, अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, पहले तो लिक्विडिटी बताओ कि लिक्विडिटी मतलब क्या होता है। मैंने पहले क्लास में भी पूछा था और अभी भी बहुत सारे बार ये टर्म यूज कर रहा हूँ। हाथ खड़े करके पूछो, क्योंकि मेलोडी का सवाल है। बताओ ना, लिक्विडिटी क्या होता है यार, बताओ ना, कोई भी बताओ ना, आप बताओ, कुछ भी बताओ चलेगा मेरे को, बताओ आप। बोलो बोलो, अरे लिक्विडिटी, पैसा, आप बोल दिया सबने, किसी को मेलोडी नहीं मिलने वाली। ठीक है, चलो, लिक्विडिटी मतलब मनी होता है, एट दी एंड मनी। जो सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके कंसेप्ट वहां लगेंगे, ठीक है? तो लिक्विडिटी अपने इधर पानी मानते हैं अपन उसको, एक कॉमन लैंग्वेज में, एनवायरमेंट में वगैरह, पर इकोनॉमी में पैसा लिक्विडिटी। फिर ये दोनों भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक दिन के लिए हिसाब से सब चीजें चलती है, ये जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, एडजस्ट कर देती है लिक्विडिटी इकोनॉमी में जो लाई गई है, बस ऐसा याद रखो। अब ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है बरा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट टूल्स कौन से होते हैं, तो वहां पे यही लगाना कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट। रेपो याद रख लेना, सिर्फ इतना करो, अगर किसी को भी रिवर्स रेपो रेट में इशू जा रहा है ना, उसने रेपो रेट याद कर लिया ना कि आरबीआई दे रहा है भाई फंड, तो उसको रिवर्स रेपो रेट याद हो जाएगा, ठीक है? सिर्फ इतना याद रखना। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मैंने आपको बताया था कि रिवर्स रेपो रेट में और रेपो रेट में सिक्योरिटीज मेन होती है, पर ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ना, यहाँ पे सिक्योरिटीज मेन नहीं होती, मतलब सिक्योरिटीज होती है मेन, पर थोड़ा अलग है। ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के पास ये ओवरनाइट मनी वगैरह होता है, जैसे आप थोड़ा बहुत पैसे चाहिए और उनके पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उतने कि वो दे सकते हैं, अलग से गवर्नमेंट बॉन्ड्स है बैंक्स के पास, वो उतने हैं कि वो खुद दे सकते हैं और उससे पैसे बैंक से निकाल सकते हैं, तो मतलब आरबीआई से पैसे मिल सकते हैं उनको। पर कभी कभार क्या होता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास में जो एसएलआर होता है ना, मैं एसएलआर अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा,
एसएलआर मतलब, एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो उसका क्या होता है कि जब इनके पास उतने गवर्नमेंट बॉन्ड ही नहीं बचे, पर इनके पास जो एसएलआर होता है, कोई भी बैंक को एसएलआर रखना पड़ता है और सीआरआर रखना पड़ता है। वो आगे जाके आएगा, तब मैं सीआरआर और एसएलआर पढ़ाऊंगा। पर एक बैंक को सीआरआर और एसएलआर रखना पड़ता है। सीआरआर वो रखता है कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास में, और एसएलआर रखता है वो खुद के पास में। वो कितना है वो पूछूंगा उस पर क्वेश्चन, अभी नहीं है अभी यार गड़बड़ी कर रहा है तो सपोज करो कि भाई ये है, तो ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, पहले तो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश जैसी इजी लैंग्वेज नहीं है। तुम हिंदी पढ़ोगे ना, तुम्हारे को हिंदी समझेंगी नहीं। यूपीएससी के पेपर में एक आधे बार सीसैट का पेपर उठाना और हिंदी का लैंग्वेज देखना, इतनी खतरनाक है ना, रूह कांप जाएंगी तुम्हारी बाहर निकल के कि भाई ये क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है करके। ऐसे ऐसे शब्द है हिंदी के अंदर। हिंदी डेवलप होने के लिए अच्छा खासा टाइम लगा है। ये अंग्रेजों को क्या समझ में आने वाला है, ये सादे सूदे लोग हैं, इनको पता नहीं इंडिया क्या है, अपने से लेके गए हैं। तो इतना लोड मत लिया करो कि इंग्लिश बहुत हार्ड है करके। इसके वर्ड में मीनिंग होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंड करने के लिए फैसिलिटी चाहिए उसको, एक खड़ा रहना है उसको सिर्फ। मार्जिनली एकदम ऐसा मरा हुआ आदमी है, उसको सिर्फ खड़े रहने के लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं एनर्जल चाहिए, वैसा समझ लेना। ठीक है, तो एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है कि भाई थोड़ा सा सिर्फ खड़ा हो जाओ भाई मैं, और बात खत्म हो जाएगी, आगे का आगे देखा जाएगा। तो अब ये नौबत कब आएंगी बैंक के ऊपर कि भाई वो मार्जिनली खड़ा भी नहीं हो पा रहा खुद के, जब उसके पास खुद के गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह नहीं होंगे। तो जब उसको मार्जिनली खड़ा होना है, तो आरबीआई क्या बोलता है, तेरे पास जो एसएलआर पड़ा है ना, जिसके अंदर तूने तेरे पैसे रखे हैं, तो वहां पे जा। देखो मेरे को पता है यहाँ पे एसएलआर बहुतों को नहीं पता होगा एग्जैक्टली क्या है, टर्म पता होंगी, ये चीज वो चीज थोड़ा बहुत ऊपरा ऊपरी पता रहता। जैसे तुम्हारे को एक आधे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता रहता है इधर उधर उधर इधर, पर एग्जैक्ट क्या है वो मैं बताऊंगा, एक हायरार्किकल वे में बताऊंगा। पर अभी ब्रॉडली समझ लो कि एसएलआर क्या होता है। तो एसएलआर मतलब एक फंड होता है, ऐसा करो, फंड होता है जिसमें पैसे होते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह सिक्योरिटीज वगैरह उस हिसाब से वो पूरा बना हुआ होता है। पर आरबीआई का ऐसा रहता है कि भाई वो तेरी जमा पूंजी है, जब एकदम जरूरत आन पड़ेगी तभी तूने उसमें हाथ डालना। तो अब क्या हो गया, अब इसकी जमा पूंजी है, इसको उसमें हाथ डालना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई खड़ा नहीं रह पाएगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसकी। तो जब इसको इसमें हाथ डालना पड़ता है, तब क्या होता है कि ये इसके अंदर हाथ डालता है, इसमें से सिक्योरिटीज निकालता है, ये आरबीआई को देता है, आरबीआई इसको पैसे देता है। तो जब ये लगता है तब इसके ऊपर पेनल्टी लगती है। ऊपर में पेनल्टी नहीं लग रही थी, इंटरेस्ट लग रहा था, ये पेनल्टी है। जैसे आपने कोई ट्रैफिक सिग्नल मतलब कर दिया, तो आपको लगेंगे पेनल्टी। और जब आप गवर्नमेंट के पास बैंक वगैरह में जाएंगे, आप अपनी सेविंग रखेंगे तो मिलेगा इंटरेस्ट। तो ये है पेनल्टी लगेंगी, क्योंकि इसने एक गलत काम किया है, एक सीधी चलने वाली साइकिल की इसमें हाथ डाला है इसने एसएलआर के इसमें। ठीक है, जो कि एक सेफ्टी वॉल्व होता है। एसएलआर मतलब ये एक सेफ्टी वॉल्व है, अगर कुछ बिगड़ जाए तो आरबीआई थोड़ा, जैसे आपको पता है थोड़ा सा ऐसे अभी क्या होता है, मतलब आपको स्टार्टिंग में हिस्ट्री का थोड़ा आइडिया देता हूँ कि 4 वर्ग में कास्ट सिस्टम डिवाइडेड है। ओके, पता है। पर एक पॉइंट के बाद है ना, इकोनॉमी सेंटर में आ गई, रिलीजन का इंपॉर्टेंस थोड़ा थोड़ा कम हो गया, क्योंकि सबको पता है कि भाई एट द एंड पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं करके सबको समझ गया था, कुछ भी हो गया तो फिर जो दूसरे कास्ट के थे उनको एक नई मतलब एक अच्छा इंपॉर्टेंस, सोशल इंपॉर्टेंस देने के लिए जो क्या बोलते पंडित जी थे या फिर ये जो वर्ग था ब्राह्मण वर्ग, उन्होंने जनेऊ पहनाना चालू कर दिए थे। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा सुन लेना। मतलब एक ऐसी रस्म लाई गई जो नहीं थी, क्योंकि इकोनॉमी का सेंट्रल स्टेज पे आ गया था। और इकोनॉमी सेंट्रल स्टेज पे आने के लिए, जैसे आपने आपके इधर के लोकल एरिया के जो ये देखे होंगे पॉलिटिशियंस वगैरह, पहले अपने को पता रहता कि ये पांठेले पे बैठता था, बाद में अपने को मालूम पड़ा कि इसने दलाली का धंधा किया, कि भाई इसने क्या बोलते जमीन घुमाई करके, और बाद में इसके पास पैसे आए करते। फिर पैसे आने के बाद उसके पास इकोनॉमिकली स्टेबल हो गया, फिर वो बोले मेरे को 4 लोगों में इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए तो उसको बोले पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। फिर वो नगर सेवक के लिए खड़ा रहता,
सोशल स्टेटस बढ़ाता, फिर धीरे धीरे एमएलए, फिर और लोगों को क्या बोलते पागल बना के और वो ऊपर जाता है ना। एट दी एंड सोशल स्टेटस ऐसा बढ़ रहा है अभी के टाइम पे, पॉलिटिशियंस ये वो या फिर सिविल सर्वेंट बनता है एक आदमी और उसका सोशल स्टेटस बढ़ता है। तो वैसा ही है कि एक रूल में हस्तक्षेप किया गया वो टाइम पे, तो वैसा ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, इसके अंदर रूल में मतलब जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी अब आ गई है भाई नौबत, इसमें हाथ डालना ही पड़ेगा। तो ये वैसा है कि भाई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हाथ डाल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकाले गए, वो आरबीआई के पास रखा गया और आरबीआई से पैसे लिए गए बैंक की तरफ से, तो इस पे पेनल्टी लगती है। जिनको ये सब चीजें पेनल्टी लगती है मतलब पैसे जाते हैं, ऐसा है। अब कॉरिडोर क्या होता है, देखो आपको पता है कि आपको एक पता है कि रेपो रेट जो होता है, आरबीआई सिर्फ रेपो रेट पे हाथ मारती है, जो मॉनेटरी कमिटीज बैठ रही है ना अभी, तो वो सिर्फ रेपो रेट चेंज करती है और पूरा जो लेंडिंग रेट है अपने यहाँ तक का सेविंग का रेट, इंटरेस्ट रेट और लोन जो भी। अब तुम मेरे को बताओ, आरबीआई क्या पागल है क्या सिर्फ रेपो रेट चेंज करने को, वो तो फिर हर रेट चेंज कर सकती है ना, कि जो रेपो का रेट है उसके बाद में फिर मैं मनी मार्केट में जाऊंगी और फिर जो बैंक्स वगैरह है, बैंक वगैरह जो इंटरेस्ट दे रहे वो सब रेपो रेट से कनेक्टेड रहते, एक ट्रांसमिशन लाइन है। जैसे रेपो रेट चेंज होता ना, जैसे आपका रेपो रेट चेंज हो गया भाई, आरबीआई ने अभी रेपो रेट चेंज कर दिया है, उसके पीछे रीजन होगा, उसने जैसे रेपो रेट चेंज किया, एक साइकिल बताता हूँ आपको मैं। जैसे रेपो रेट चेंज होगा, ये ऐसी 3 इसकी साइकिल है, और अभी नोट्स का इंपॉर्टेंस समझेगा क्योंकि इसके ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, ये दिमाग में नहीं जाने वाला एकदम से। जैसे रेपो रेट चेंज हुआ फिर एक रहता मनी मार्केट, वहां पे सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह सब घूमते लोगों के बीच में, एक मनी मार्केट है, वो एक पार्ट होता है, उसके डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं, पर एक मनी मार्केट करके रहता। और इसमें जो चेंजेस होते, क्योंकि इसमें मेन प्लेयर्स कौन है पता है आपको, बैंक्स है, आरबीआई खुद है, और बहुत सारे जो शेयर मार्केट के लोग हैं वगैरह वो सब लोग यहाँ बैठे। जैसे रेपो रेट चेंज हुआ मनी मार्केट में एकदम हलचल बढ़ जाती, चीजें एकदम अलग चेंज हो जाती, और उसके बाद में जो अपने बैंक्स है वो जो उसका सेविंग रेट है, लोन देने का रेट है, वो सब चेंज कर देती। तो ब्रॉडली ऐसा है, रेपो रेट इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि आखिरी में जो एक इकोनॉमी में लिक्विडिटी है, एक सेविंग रेट का इंटरेस्ट रेट बोलो या लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज करना है, ठीक है, ऐसा है। तो फिर अभी मैंने ये क्यों बताया, ये ट्रांसमिशन लाइन, तो ये कॉरिडोर की वजह से, क्योंकि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, ओके, और जो रिवर्स रेपो रेट है, इसके बीच में जो एक कॉरिडोर बना हुआ है इकोनॉमी का जाने आने का, तो उसके बीच में होता है, उसके बीच में लाया होता है ये एवरेज वेट जो है कॉल मनी रेट, ये आपको मैंने जो मनी मार्केट का रेट बताया, तो ये इन दोनों के बीच में घूमता है, ये इसका कॉरिडोर है। कॉरिडोर मतलब पता है किसी को यहाँ पे, कॉरिडोर मतलब क्या होता है, कॉरिडोर मतलब जैसे दो क्लासेस है बने हुए, ओके, जैसे ये अपना ये क्लास है अपना, इसके बाहर एक लाइन बनी है, तो ये जो है ना, ये सामने की जो अपने रास्ता बना हुआ है या अपने इंस्टीट्यूट का, कि भाई तुम बाजू के दुकान में जा सकते हो, उसके बाजू के दुकान में जा सकते हो, तो वो कॉरिडोर है। तो वही है कि ये भी एक कॉरिडोर है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट और जो रेपो रिवर्स रेपो रेट है उसके बीच में एक कॉरिडोर बनाया, और उसके बीच में ये मनी मार्केट रेट लाई करता है, ये मनी मार्केट रेट, ओके। अब ये आया बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता होगा आपके हिसाब से पर्टिकुलर, बैंक रेट क्या होता होगा, बैंक है उसका रेट होगा, तो किस लिए होता होगा बैंक रेट, मैं बोल रहा हूँ ना सिर्फ टर्म को है ना, एक जो भी इकोनॉमी के टर्म से तुम कोई भी टर्म पढ़ो, उसको एक सिर्फ बेसिक लेवल पे लाओ कि भाई ये टर्म का क्या मीनिंग होगा, आपको आंसर मिल जाता है। तो बैंक रेट क्या होगा, बैंक है उसमें और एक रेट है, रेट होगा कोई ना कोई, और बैंक है उसके अंदर, ये दो ही चीज है। तो ये चीज याद रखो कि इट इज अ रेट एट विच रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर फॉर लॉन्ग टर्म। जो बैंक रेट होता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये मेन चीज है, ये आपको याद रखना था इसमें।
ये लॉन्ग टर्म के लिए। और उसके ऊपर वाले जो मैंने आपको बताया था, रिवर्स रेपो रेट, ये शॉर्ट टर्म के टूल्स है। ओके, ऐसा याद रखो चीजें। अब मैंने आपको ये चीजें बताई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आपको खुद को ढूंढ के वो नोट्स के साइड में लिखना है। ठीक है, फिर चीजें याद रहेंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक चीज, जो अभी मैं 2 घंटे एफर्ट लेके आपको पढ़ाऊंगा ना, तो जब आप यही नोट्स अभी घर पे जाने के बाद आधे 1 घंटे बाद देखोगे, तो ये चीज आपकी विद इन हाफ एन आवर कवर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। और उसके बाद में आपने और 1-2 बार पढ़ा तो आपको याद, पूरी चीजें रह जाएंगी, कंसेप्ट याद आ जाएंगे। पर यही चीज आपने जब नोट्स नहीं है और फिर आप घर पे जाओगे और अभी छोड़ दोगे, तो अगले क्लास में होंगे ना, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी याद करने के लिए एफर्ट लग गए थे बोला। तो देख लेना, मेरा वही है कि मैं आपको फ्राइडे को नोट्स दे दिया करूंगा। इस बार मेरी थोड़ी गलती है कि मैंने आपको थोड़ा लेट नोट्स दे दिया। मैं 10 एक बजे नोट्स मिले हो गए आपको। गर्ल्स के ग्रुप में नोट्स आए थे क्या? हाँ, तो शायद 10 बजे आए थे, वो मेरी गलती है। पर सुबह नोट्स निकल जाते थे जरा, अगले बार देख लेना। अब आ गया कैश रिजर्व रेशो। ओके, जो मेन चीज है, अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। मेरे को एक बात बताओ, अभी है ना, क्या हो जाता है, बहुत लोग है ना लो पे चल जाते हैं लाइफ में, मेरे को पता है, मैंने बहुत अच्छा देखा है लोग। तो थोड़ा सा, तो लो पे जाने के बाद करते क्या हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और सपोज करिए आप लो पे चले गए कि भाई कैसी होगी चीजें, आगे शादी होंगी नहीं होंगी, नौकरी होंगी नहीं होंगी, ऐसा आता है। मैं थोड़ा खुले में बोल रहा हूँ सिर्फ। तो आता है ना एट दी एंड, तो उस टाइम पे क्या करते हो, मेरे को उतना बताओ। जब आपका मूड खराब रहता है और आपको पढ़ाई करना है, आपको पता है, और आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो क्योंकि उस टाइम पे मूड खराब है, तो तब क्या होता है, जैसे अभी 1 घंटा हो चुका है, 1 सवा घंटा, और अभी ऐसा हो रहा है कि ये आदमी क्यों खड़ा है अभी तक यहाँ पे, ये जा क्यों नहीं रहा, ये मेलोडी के लालच में और कितना देर खड़ा रखने वाला है खुद को। तो मेरे को एक बात बताओ कि जब लो आता है, तो मेन इश्यू क्या क्रिएट होता है, सब चीजें लगता है छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दूं, सब कर दूं, और भाई सीधा सीधा दोस्त के पास जाऊं कि भाई आज का क्या प्लान है बता, वो करेंगे। ये तो नहीं जा रहा भाई चीजें एट दी एंड। तो मैं तुम्हारे को एक चीज बताऊंगा, अभी तुम्हारे को शायद से 1-2 दिन पहले लो आया होगा कि भाई मेरे को पढ़ाई नहीं करना है करके, पर तुम्हारे को रीजन नहीं पता होगा कि वो लो क्यों आया है। या बहुत लोगों की अभी पढ़ाई नहीं हो रही होगी कि भाई बहुत दिन से भाई मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मैं 1 घंटा पेपर सॉल्व कर पा रहा, या फिर कुछ ना कुछ वगैरह सब चीजें चल रही होगी कि भाई मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, सब चलता है, सबके साथ होता है, कॉमन है। और जब पढ़ाई कर रहे हो तब ये चीज होती होती है, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो बहुत दूध का धुला है, उसके साथ क्या ही बात करे आप। तो मेरे को एक बात बताओ, एग्जैक्टली वो मोमेंट पे आप क्या करना चाहते हो जब आपको लो आ रहा है भाई, कि आप पढ़ाई इच्छा नहीं हो रही है, तब क्या कर रहे हो, क्या हाथ खड़े करके बताओ, इसके लिए भी मेलोडी दूंगा मैं, बताओ। अरे बताओ यार, तुम ऐसे सर बोल के दुखते जाते हो। हाँ, रिफ्रेश होते हैं, ओके। और एकदम मस्त था। क्या बात है। और ठीक है, ठीक है, मैंने 15 मिनट का गैप ले लो, ओके। नैप नैप, ओके ओके ओके। और कोई प्लान है किसके पास लो से जूझने के लिए? बाद में मैं समझ गया भाई, मैं भी तेरे इधर ही हूँ, फ्लोर वकील, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। और क्या। तो देखिए, मैं एक मेरी साइकोलॉजी बताता हूँ। मैं 4 साढ़े 4 से मतलब पढ़ ही रहा हूँ, मतलब अभी 5 साल हो रहे हैं लगभग मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, और दूसरा कुछ है नहीं। सब चीजें एट दी एंड साइकिल में चलती रहती कि भाई, मैं, जैसे मेरा नाम ऋषभ है, तो मेरी मम्मी बोलती है कि भाई यूपीएससी क्यों कर रहा है, ये वो, छोड़, कुछ नहीं होता, ये वो सब चीजें चलती है, आजू बाजू में सब चलेगा। जो सबसे अपने को पता है ना कि भाई इसकी लायकी नहीं है बोलने की अपने को, वो भी 2 बात सुना के जाएगा कि भाई तुम्हें है ना एमएससी कर लेने का, या कोई ना कोई मंत्र फूक के जाएगा अपने कान में कि भाई तू ये कैसा ऐसा कर ले। तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ, हाँ? उसके ऊपर एग्जाम्पल भी दूंगा। ये समझो चार्ट है, ओके, ये तुम्हारे इमोशंस का चार्ट है।
अब तुम किसको भी ला लो, उसके इमोशंस कभी ऐसे नहीं रह सकते, वो इंसान ही नहीं है फिर, वो गया है, वो चला गया है कहाँ तक और अलग दुनिया में चल गया है, वो उसको पता नहीं है सिर्फ। तुम्हारे इमोशंस ऐसे 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 होने वाले, उस उसके लिए कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास में, इमोशंस पास होना ही होना है। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ मास्टरिंग योर इमोशंस करके, वहां पे एक चीज बोली गई है कि भाई जो तुम्हारे इमोशंस होते हैं ना, वो सिर्फ पास ऑन होने के लिए आते हैं। आपके अंदर कोई भी बड़ा इमोशंस आने दो, कोई भी, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे निगेटिव फेलियर्स वगैरह बहुत सारे आए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब एक पॉइंट पे मैं और मेरा दोस्त ऐसे छत पे खड़े थे, कूदने वाले नहीं थे, खड़े थे, मस्त खड़े थे। और हमारा इश्यू क्या हो गया था पता है, मैं एक टारगेट यूपीएससी करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कर रहा था चीजें, मतलब पेपर चेकिंग, मेंस के पेपर वगैरह चेक कर रहा था यूपीएससी के, और फिर बाकी चीजें चल रही थी मेरी। तो मेरा ऐसा हो गया था कि भाई अभी ये कब तक, और फिर अगले दिन क्या हो गया था, वो रूम का मतलब वो रूम छोड़नी थी हमारे को, और दूसरे रूम पे जाना था, और रूम भी नहीं मिल रही थी, टाइम भी नहीं था रूम ढूंढने के लिए। रात को 12 बजे मैं और मेरे दोस्त ऐसे खड़े हैं कि भाई कल के रूम का क्या करना है, और पहली ड्यूटी भी है सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, कहाँ तक जानी है चीजें। फिर वो बोले, फिर आधे घंटे बाद में हम हंसने लग गए कि भाई कल कुछ भी नहीं होने वाला करके, सब खराब होने वाला है चीजें। मैंने मेरे आखिरी तक के जो दोस्त थे, जो मेरे को ऐसे पुणे में ऐसे ही मिल गए थे, उनको भी फोन लगा दिया कि भाई कोई रूम मिलने वाली है क्या, कहा कुछ हो सकता है क्या कहाँ पे। तो बोले भाई रूम एकदम से नहीं मिलती, तेरे को ढूंढना पड़ेगा। वो वाली स्टेज भी पार हो गई है। मतलब मेरा ये बोलना है, एट दी एंड मेरा उस दिन भी कुछ ना कुछ हो गया था। उस दिन मेरी बाइक बंद पड़ी थी, जा ही रहा था ऑफिस के लिए, तो मेरी बाइक बंद पड़ी थी। बाद में मेरे को बस से जाना पड़ा था, वो बस पूरी एसी की थी, पूरा कम्बोस्ट एकदम ऐसे, एक मेकन के साथ ऐसे जुड़े हुए लोग दिख रहे थे मेरे को, सांस नहीं आ रही थी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हर इमोशन पास ऑन हो जाता है, सिर्फ अगर आप ये स्टेज में भी पढ़ते रहोगे ना, तो आपको आपका माइंड का फंक्शनिंग पता चलेगा कि वो कितने गंदे थॉट्स तुम्हारे को दे सकता है। मतलब टू बी फ्रैंक, मैं आज कैसे आया हूँ बताता हूँ। मैं 8:30 बजे तक नोट्स बना रहा था, फिर मैंने नहाया, फिर सब चीजें की, बाद में 8:45 बज गए थे। फिर मेरे को पता चला मेरा शर्ट प्रेस नहीं है, और मेरे बहन ने बोला है कि प्रेस करे हुए कपड़े पहन के जाया कर, बहुत गंदा दिखता नहीं तो तो मैंने ये शर्ट प्रेस किया है। ओके, फिर उसमें 5 मिनट गए। बाद में फिर मैंने सोचा कि मेरे को चॉकलेट लेने थे, फिर मैं गाड़ी इधर से ना लेते हुए ये बीच के रोड से लाया। तो मेरे को पता चला कि मेरी गाड़ी का कुछ तो इश्यू हो गया और गाड़ी रुक गई है। मैं पैदल आया वहां से, और फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चला कि शटर बंद है करके। मैंने बोला बहुत ही मस्त मूड हो रहा है मेरा मेरा स्टार्टिंग में फेस देख के लग भी रहा हूँ कि भाई मस्त लग रहा है करके, इस आदमी को जिंदगी के मजे आ रहे हो। पर जब वो लो पास हुआ ना, और मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो देखो वो भी पास ऑन हो गया, चीजें आगे बढ़ गई। तो इमोशंस पास ऑन होने के लिए आते हैं। वो मैटर नहीं करता कि तुम कितने लो पे हो, तुम कितने हाई पे हो, तुम तुम्हारे काम करते रहोगे ना, तभी ठीक रहेगा। मैंने मेरे सेकंड लेक्चर से, जो इसका पहला लेक्चर है ना, उससे बहुत ज्यादा इमोशंस अटैच कर दिए थे। ये लेक्चर बहुत अच्छा जाएगा, बच्चों को बहुत अच्छा समझेगा, नोट्स मिलेंगे, ये होगा वो होगा। मैं आज लेक्चर में आऊँ, मेरे को कोई लेन देन नहीं है कि तुम्हारे को कितना समझ रहा है। मेरा ऐसा है कि मैं बोल रहा हूँ, और मेरी हर एक चीज जो मेरे दिमाग में है, मैं कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, और मैं कितना मेरे वर्क से सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं उसके लिए हूँ। तो मेरे को ये बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल सोच रहे हैं, रिलेट कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, तो इमोशन पॉसन होते हैं। उसको लेके मत बैठो, नहीं तो वो तुम्हारे को लेके चल जाएंगे कहाँ तक। तो इसके बाद भी और थोड़ा बहुत है, मैं पकाने वाला हूँ, मेरे को नहीं लेन दे मैंने पहले ही बताया मेरे को लेन देन नहीं है आपसे, पर मैं इतना बोल रहा हूँ। अरे थोड़ा सा रुक जा बहन, मैं भी गर्मी में बैठा हूँ यार, ये लाइट की वजह से, थोड़ा सा रुक जा। पर ये खत्म हो जाएगा आज, इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा ही बचा है। 4 डेफिनेशन है, 4 ही करेंगे, मैं भी छोड़ दूंगा। मेरे को पता है स्टूडेंट मेंटेलिटी कैसी होती है, पर थोड़ा रुक जाओ। ये कहानी सुनाने का मकसद भी वही था कि 2 मिनट शांत बैठ जाओगे। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है करके मैंने आपको सीआरआर बताया, जिसमें आरबीआई के पास अपने को फंड रखना पड़ता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आखिरी रेस्क्यू में आरबीआई खुद आता है अगर कोई बैंक डूब रहा है तो सीआरआर, अब वो खुद आता है तो उसके पास खुद पैसे होंगे किसी के, इसलिए आता होगा, फुकट में कोई नहीं आता किसके लिए। तो फिर सीआरआर कैसा होता है कि एक
नेट नेट डिमांड टाइम लिमिट होता है, मतलब एक पैसा होता है उसका 4.5%, अभी करंटली 4.5% है CRR, मतलब उतना फंड RBI के पास बैंक्स रखती है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो कि CRR कैश रिजर्व रिजर्व है, रेशियो है, और वो 4.5% वो रखा जाता है और RBI के पास रखा जाता है, और वह RBI के पास रखा जाता है, और जो SLR होता है वो बैंक खुद के पास रखती है, वो 18% है। और ये है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये बहुतों को लगेगा NDTL क्या है, मैंने जानबूझकर उसका फुल फॉर्म नहीं दिया, वो नोट्स में आपने लिख लेना कि वो नेट डिमांड नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी है। लिख लेता हूँ, किसी को फोटो निकालना होगा तो निकाल लेना। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ये फंड में से फिर वो CRR और SLR डिराइव होता है कि भाई 4.5% किसका, तो ये जो फंड है टाइम लाइबिलिटी बैंक के ऊपर, उसमें से 4.5%, और 18% जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो भी फिर उसी में से। ऐसा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको पता है क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, RBI आता है, उसको पता चल जाता है कि भाई इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसे हो गए, मेरे को ये पैसे निकालने, वो उसके गवर्नमेंट के बॉन्ड लाता है, मार्केट में बेचना चालू कर देता है और सारे पैसे अपने तरफ ले लेता है, बस बात खत्म। अब एक मैंने क्वेश्चन बोला था कि भाई जो फॉरेक्स आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, डॉलर्स आते हैं, वो RBI के पास जाते हैं, तो RBI क्या करता है, उसके पैसे बना के देता है कि भाई ये रुपीज है भाई तुम्हारे उसके दिए हुए, जो तुमने फॉरेक्स किया था हमारे। अब पर उसके वजह से क्या होता है, जैसे फॉरेक्स आया तो नया पैसा इकोनॉमी में आ गया, तो नया पैसा संभालने के लिए एक स्कीम है, ये है मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम। इसमें क्या होता है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन करके इकोनॉमी में से पैसा खींच लिया, पर अब जब ये पैसा खींचा हुआ है इकोनॉमी से, तो ये पैसे वापस भी देना पड़ेंगे, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट बॉन्ड के पैसे वापस देना पड़ते हैं। तो इस टाइम पे क्या हो जाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड के जब पैसे वापस देने की बात आ जाती है, तो गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारा देखो, तुम्हारे को इंटरेस्ट देना है एट दी एंड उसके ऊपर। तो फिर ये एक फंड बनाया गया है, वो एक फंड अलग है, उसमें पैसे जाते हैं, और उसमें ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के मार्केट स्टेबिलाईज हो रहा है, इसकी वजह से ये सब फंड जाएगा। RBI फिर वो कहाँ ना कहाँ इन्वेस्ट करेंगी और फिर उससे पैसे कमाएंगी, और जब जरूरत आन पड़ेगी कि भाई अब इस फंड के पैसे देना है, लोग मांग रहे हैं, तो वो देंगे। ऐसा चलता है पूरा ये चीजें। अभी मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, आप पैसे ला रहे हो इकोनॉमी में, तो ऐसा तो नहीं है कि कितने भी ला लो करके, तो ये रिजर्व रखता है मिनिमम रिजर्व करेंसी इश्यू करने के लिए, तो वो 200 करोड़ का है। और वो गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रहता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि गोल्ड में हम लोग भी इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, देखिए RBI और हम सेम है, वो भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को पता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। और 200 करोड़ रखा जाता है मेंटेन गोल्ड एंड ये, और उसमें से भी 115 करोड़ जो है वो गोल्ड में ही रखा जाता है। मतलब कुछ नहीं है, अपनी मम्मी RBI सेम है, दोनों भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा याद रख, क्योंकि दोनों भी, मतलब सोचो अपने मम्मियों को जो अपन समझ रहे कि भाई इनका एजुकेशन कम है, ये है वो है, सब चीजें, प्रैक्टिकल नॉलेज अपने से काफी ज्यादा है उनका, अपने को पाल लिया उन्होंने, तो फिर देख लेना। अब ये मेरे को पता है थोड़ा ज्यादा हो रहा, पर ये पब्लिकेशंस है जो RBI रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करती है, एक नजर मार लेना सिर्फ इस पे, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। पर रुक जाओ 2 मिनट, अब एकदम खत्म नहीं हुआ है, मैं अगले बार लगे तो ये चीज ले लूंगा, कोई इशू नहीं, थोड़ा बड़ा है। ओके, ठीक है, ओके, ऐसे करते हैं, ये मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर अभी रुक जाते हैं, पर यहाँ पे बंद करने के लिए मुझे ये बताइए, पर क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है टीचिंग का, अभी ये मेरा थर्ड लेक्चर है, मेरे को आपके चेहरे देख के कभी कभार एक्सप्रेशन से समझ नहीं आता है कि किसको कितना समझता है। मैम आप आवाज़ दे दीजिए कि लेक्चर बंद कर दीजिए करके। पर सर लेक्चर बंद कर झाला है, लेक्चर बंद कर। हाँ, तो लेक्चर बंद करो। हाँ, तो मेरा ये बोलना है कि मेरा ये फर्स्ट टीचिंग एक्सपीरियंस है। ओके, मेरे को सच सच बताइए